हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। चलिए शुरू करते हैं आज एक चैप्टर, और चैप्टर का नाम है चार्ज ऑफ जीएसटी। बहुत ध्यान से देखना है चैप्टर। ये चैप्टर उन लोगों के लिए है जिन्होंने बिल्कुल आज तक क्लास नहीं लिया है। ये चैप्टर उन लोगों के लिए भी है जो लोग चाहते हैं कि डीपली रिवीजन करें। ये चैप्टर उन लोगों के लिए भी है जिन्होंने खाली कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं और प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं पढ़े हैं अभी तक, तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी करेंगे हम यहाँ पे। ये चैप्टर उन लोगों के लिए भी जरूर देखना है ये वीडियो, ठीक है ना, जिन लोगों ने चैप्टर तो पढ़ लिया है पर उन्हें पता ही नहीं है कि इस चैप्टर के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें क्या है, जो एग्जाम के अंदर आईसीआई की फेवरेट चीजें हैं, जहां से वो एग्जाम पूछता है। तो चलिए सब चीजें हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं डिटेल में। चैप्टर को ध्यान से देखना है, ध्यान से सुनना है। नोट्स मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात है, क्या सर ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए? आप सब इस बात को अच्छे से मानेंगे कि ये चैप्टर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है एग्जाम के लिए। चैप्टर का नाम है चार्ज ऑफ जीएसटी। ये एक जीएसटी का चैप्टर है। और इस चैप्टर को हम कैसे पढ़ेंगे? तो इस चैप्टर के मैंने यहाँ पे 3 पार्ट बना दिए दोस्तों। तो 3 पार्ट में हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे। चार्ज ऑफ जीएसटी चैप्टर के अंदर हम आरसीएम का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे डिटेल में। आरसीएम में कौन कौन सी सर्विसेज या गुड्स आता है, ठीक है ना। इसके अलावा ईसीओ का कॉन्सेप्ट भी पढ़ेंगे और कंपोजिशन लेवी का कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है ना। ओके, अब इसके अलावा ये तीनों चीजें पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन। यानी पहले हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, ठीक है ना। यानी कि इन सब को पढ़ने से पहले इंट्रोडक्शन से थोड़ा सा बेसिक समझ लेंगे, ठीक है ना। जिन लोगों का बिल्कुल बेसिक कमजोर है ये उनके लिए, ताकि थोड़ा सा बेसिक समझने के बाद, देखो जब तक आपको अच्छे से नहीं पता होगा किसी चीज का बेसिक, तो आपको आगे बढ़ने में बड़ी दिक्कत आएगी। तो इंट्रोडक्शन यानी थोड़ा बेसिक क्लियर करने के बाद फिर हम रैंक वाइज जाएंगे। सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिख रखा है हम ईसीओ करेंगे दोस्तों, ठीक है ना। आप लोग बोलेंगे सर आरसीएम नहीं कर सकते, पहले हम ईसीओ करेंगे, उसके बाद हम कंपोजिशन लेवी करेंगे। तो एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा, क्योंकि ये छोटे छोटे टॉपिक है दोनों और जल्दी हो जाएंगे। फिर अच्छा कॉन्फिडेंस आ जाएगा और फिर आपका अपने आप मन करेगा कि आरसीएम भी अच्छे से पढ़ लें। तो चलिए शुरू करते हैं। और चैप्टर का रिवीजन कितनी बार करना है? तो इस तरीके से सर्कल लगा लेंगे 4 बार। 4 बार रिवीजन करना है। पहली बार रिवीजन कर रहे हो, इसको सर्कल को भर दोगे। दूसरी बार रिवीजन कर रहे हो, इस सर्कल को भर दोगे। इससे पता लग जाएगा आपको कि कितनी बार रिवीजन हो चुका है चैप्टर का। अकॉर्डिंगली आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा। तो जैसे हमने बात की है, चैप्टर को 3 पार्ट में डिवाइड किया। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन करेंगे, उसके बाद ईसीओ, फिर कंपोजिशन लेवी, बाद में आरसीएम। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे दे रखा है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन के अंदर क्या बता रखा है? कुछ बातें हैं ऐसी जो आपको पता होना चाहिए ये चैप्टर करने से पहले। इंट्रोडक्शन सिर्फ ये बताता है। तो इंट्रोडक्शन के अंदर क्या बता रखा है? लेवी एंड कलेक्शन, ठीक है ना, ऑफ सीजीएसटी एंड आईजीएसटी। तो सीजीएसटी का सेक्शन 9 और आईजीएसटी का सेक्शन 5 बताता है इस बारे में। उसमें एक पॉइंट है, सबसे पहले एक पॉइंट है यहाँ पे जो हमें पता होना चाहिए और हमें बचपन से ही पता है। इंट्रा स्टेट सप्लाई। इंट्रा स्टेट सप्लाई के अंदर लॉस और पोस्ट यानी लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई अगर सेम स्टेट के अंदर है तो इंट्रा स्टेट सप्लाई हो जाता है, और उस केस में सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी व्हाटएवर एप्लीकेबल होता है। इसके अलावा, ठीक है ना, अगर लोकेशन ऑफ सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई डिफरेंट स्टेट है तो उस केस में इंटर स्टेट सप्लाई बोला जाता है और आईजीएसटी लगता है। ये तो बचपन की बातें जो क्लास 11th में भी आजकल पढ़ाई जाती हैं। आगे चलते हैं। दूसरी इसके बाद जो चीज आती है वो है कलेक्टेड। कलेक्टेड का मतलब होता है कि जो टैक्स है वो किस मैनर में कलेक्ट किया जाता है, वो यहाँ पे प्रेस्क्राइब कर रखा है, उस मैनर में कलेक्ट किया जाएगा, ठीक है ना। पेड, पेड कौन करेगा? टैक्सेबल पर्सन। तो जो टैक्सेबल पर्सन होता है, ठीक है ना, वो टैक्स पे करेगा। अब सवाल यहाँ पे ये है कि टैक्सेबल पर्सन क्या होता है? तो टैक्सेबल पर्सन, ठीक है ना, वो होता है जो रजिस्टर्ड है या लाइबल टू रजिस्टर्ड है, उसे टैक्सेबल पर्सन बोला जाता है। अब एक और बात यहाँ पे आती है कि आपने बोला अभी अभी, ठीक है ना, कि हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं, ठीक है, उसके अंदर एक वर्ड है जो है वैल्यू, ठीक है ना। चार्ज ऑफ जीएसटी जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उसके अंदर हमें एक वर्ड और सही पता होना चाहिए, वो है वैल्यू। तो वैल्यू के लिए अलग से चैप्टर पढ़ते हैं हम लोग, वैल्यू अंडर जीएसटी। तो वैल्यू ऑफ सप्लाई का जो चैप्टर है वो, ठीक है ना, तो कैसे निकालते हैं ये उस चैप्टर में हम डिटेल में सीखेंगे। लेकिन वैल्यू का मतलब होता है ट्रांजैक्शन वैल्यू, ठीक है ना। ओके, ठीक है, जिस वैल्यू पर जीएसटी लगता है। रेट्स क्या होंगे सर टैक्स के? तो सीजीएसटी के केस में मैक्सिमम रेट 20% और आईजीएसटी के केस में मैक्सिमम रेट यहाँ पे 40% बता रखा है। हालांकि रेट के ऊपर अलग से चैप्टर है तो ये भी वहां पे हम कवर करेंगे।
उसके अलावा क्या बता रखा है यहाँ पे, सप्लाई ऑफ फॉलोइंग आइटम हैज नॉट येट बीन लेविड CGST IGST शैल बी लेविड फ्रॉम सच डेट नोटिफाइड बाय गवर्नमेंट। मतलब कुछ ऐसी आइटम है जो अभी तक जिनके ऊपर टैक्स नहीं लग रहा है, GST नहीं लगता है। सप्लाई ऑफ फॉलोइंग आइटम हैज नॉट येट बीन लेविड, ठीक है ना, लेकिन गवर्नमेंट बाद में नोटिफाई कर देगी डेट और उस डेट से इन पे भी लगना चालू हो सकता है, जैसे कि पेट्रोलियम क्रूड, ठीक है ना, इसके अलावा हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पीड जिसको हम पेट्रोल बोलते हैं, नेचुरल गैस, एविएशन टर्बाइन फ्यूल, ये होता है। इसके अलावा आपको पता ही है एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन के ऊपर भी कोई GST नहीं लगता है। आगे बढ़ जाएंगे और आगे चलते हैं। अगला जो पॉइंट होना चाहिए आपको बेसिक्स के अंदर पता, वो ये है कि अगर हम गुड्स इंपोर्ट करते हैं इंडिया के अंदर, तो जितने भी इंपोर्ट्स होते हैं, ठीक है ना, वो सभी हमेशा इंटर स्टेट सप्लाई माने जाते हैं और उन पे IGST लगता है। कस्टम्स तो लगता है ही, कस्टम के एडिशन IGST लगता है। कस्टम आपने जब पढ़ा होगा तो वहां पे देखा भी होगा, ठीक है ना, BC कस्टम ड्यूटी, सोशल वेलफेयर सरचार्ज, ठीक है ना, वगैरह वगैरह सब लग के फिर जो टोटल आता था ना उसके ऊपर हम IGST वगैरह लगाते थे, इंटीग्रेटेड टैक्स, अगर आपको याद हो तो। सप्लाई ऑफ ऑनलाइन मनी गेमिंग, ये पॉइंट भी हम अलग चैप्टर के अंदर डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सप्लाई ऑफ ऑनलाइन मनी गेमिंग का पॉइंट भी हम अलग से डिस्कस करेंगे। तो इंट्रोडक्शन में छोटी छोटी बातें थी जो आप लोगों को पता चली होगी, ठीक है ना। अब ये तो इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम के लिए, डेफिनेटली जो भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा मैंने उसके ऊपर इंपॉर्टेंट लिख रखा होगा, या वेरी 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 इंपॉर्टेंट लिख रखा होगा, या इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम लिख रखा होगा, ठीक है। तो बिल्कुल घबराने वाली बात है ही नहीं। अब सीधा सीधा आ जाते हैं दोस्तों, और जैसा कि मैंने बताया था कि 3 पार्ट है यहाँ पे, तो 3 पार्ट में, ठीक है ना, पार्ट 1, 2 और 3। पार्ट 1 जो है वो RCM का है, तो RCM हम बाद में करेंगे, ठीक है ना। पहले हम पार्ट 2 और पार्ट 3 करेंगे, ठीक है ना, उसके बाद हम RCM करेंगे। सर ऐसा क्यों? क्योंकि वो दोनों टॉपिक छोटे छोटे हैं और साथ में उनके प्रैक्टिकल क्वेश्चन कर लेंगे तो एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा और चैप्टर आपको लेंदी नहीं लगेगा, और उस कॉन्फिडेंस के बाद में आप RCM करोगे तो RCM भी आप अच्छे से कर पाओगे। तो आ जाते हैं सीधा, जैसे कि मैंने बताया, ठीक है ना, ये यहाँ पर ये रहा पार्ट 2। तो जैसे कि मैंने बताया पार्ट 2 से शुरू करेंगे, फिर पार्ट 3 करेंगे, फिर पार्ट 1 करेंगे। तो पार्ट 2 क्या है? पार्ट 2 क्या इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर, एक्सट्रीम इंपॉर्टेंट है ना। ओके, तो आपको चैप्टर छोड़ना ही नहीं है। ECO, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के बारे में यहाँ पे बात करेंगे। बहुत छोटा सा टॉपिक है, ठीक है ना, और तुरंत हो जाएगा, और साथ साथ में मैंने लिख रखा है जो पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, और इसके क्वेश्चंस भी करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले आते हैं ECO, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर कौन होता है। तो ये आपको याद होना चाहिए या अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, बात एक ही है, ठीक है ना। तो याद हो तो अच्छी बात है, थोड़ा सा लैंग्वेज लिख पाओगे। तो ECO क्या होता है? ECO, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, ठीक है ना, कोई भी व्यक्ति जो क्या करता है, ये 3 वर्ड याद होने चाहिए आपको, ये क्वेश्चन में भी लिखे मिलते हैं। ऑन्स, मैनेज, ऑपरेट करता है। क्या? कोई इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म ऑपरेट कर रहा है, ठीक है ना, किस चीज के लिए? फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स, सर्विस और बोथ। अगर ये याद हो जाए तो बढ़िया है, क्योंकि क्वेश्चन होता है और क्वेश्चन के ऊपर आपको ये लिखना ही पड़ेगा। जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो ECO का मीनिंग आप उस क्वेश्चन में लिखोगे कि इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर का कॉन्सेप्ट है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर मतलब एनी पर्सन जो मैनेज करता है, ऑपरेट करता है, ऑन करता है कोई भी इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म, किस चीज के लिए? गुड्स, सर्विस या दोनों को सप्लाई करने के लिए, ठीक है ना, प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है बेसिकली, है ना। क्लियर है? अब यहां पर ECO के अंदर कुछ नोटिफाइड सर्विस हैं, ठीक है ना। ये सेक्शन भी ध्यान रख लेना, नोटिफाइड सर्विस के अंदर ये सेक्शन इसलिए बोल रहा हूं ध्यान रख लेना क्योंकि कई जगह पे आता है सेक्शन 9 सब सेक्शन 5 के अंदर, ठीक है ना, ये बात है वो बात है, तो ना वहां पर आपको डिटेल तो मिलेगी नहीं, सेक्शन लिखा रहेगा, तो आपको ध्यान रहे तो थोड़ा अच्छी बात है। सेक्शन 9 सब सेक्शन 5 के अंदर नोटिफाइड सर्विस बता रखी है ECO की। तो यहाँ पे टोटल 4 नोटिफाइड सर्विस है दोस्तों। इसको याद कैसे करोगे? पानीपत का युद्ध कहाँ हुआ था? हरियाणा में हुआ था, ठीक है ना। पानीपत मेरे शहर से अगला ही शहर है, सोनीपत से रहने वाला हूं मैं, तो सोनीपत से अगला ही पानीपत है। तो यहाँ पे पानीपत हरियाणा, यानी HR लिखते हैं हरियाणा पर, ओके। तो पानीपत का PA और HR ये ले लेना, ये 4 होगी सर्विस, तो इससे याद हो जाएगा। P फॉर पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस, ठीक है ना। A फॉर अकोमोडेशन सर्विस, H फॉर हाउस कीपिंग सर्विसेज, और R फॉर रेस्टोरेंट सर्विसेज। तो ये नाम याद हो गया होगा आपको, बोलो क्लियर है? ठीक है ना। तो ये याद होगा, तो मैंने आपको इसमें हेल्प कर दिया। अब जैसे ही नाम याद होगा, अब एक एक करके डिटेल में
पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले आ जाते हैं पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, मैंने लिख रखा है साथ में, इंपॉर्टेंट है, आप ऊपर भी देख सकते हो, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस, ठीक है ना, पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस बाय कैसे दी जा रही है, ठीक है ना, रेडियो टैक्सी, मोटर कैब, ठीक है ना, मैक्सी कैब, मोटरसाइकिल, अदर मोटर व्हीकल, ठीक है ना, एक्सेप्ट ओमनीबस, ओमनीबस नहीं होना चाहिए, ओमनीबस का मतलब होता है मींस एनी मोटर व्हीकल कंस्ट्रक्टेड और अडॉप्टेड टू कैरी मोर देन 6 पैसेंजर एक्सक्लूडिंग ड्राइवर, ठीक है ना। तो ये बस थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है ना, और कुछ भी इसके अंदर नहीं है, ठीक है ना, ये भी बात ध्यान रखना, इंक्लूडिंग नहीं, एक्सक्लूडिंग ड्राइवर, ठीक है ना। ओके, और बहुत ज्यादा डिटेल में क्वेश्चन पूछना होगा तब वो पूछेंगे इतनी चीजें, है ना, जब उनको बिल्कुल लगता है ना कि एक्सट्रीम लेवल पे चलो भाई अब थोड़ा पेपर मुश्किल करना, उस तरीके से। अदरवाइज ये जो चीजें मैंने यहाँ पे पढ़ी है ना, ये वर्डिंग आपको पता होनी चाहिए, ठीक है ना, ये वर्डिंग आपको पता होनी चाहिए, ठीक है ना। चलिए ठीक है, बोलो क्लियर है। तो पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस कैसे दी जा रही है, ठीक है ना, बाय रेडियो टैक्सी, मोटर कैब, मैक्सी कैब, मोटरसाइकिल, अदर मोटर व्हीकल, ठीक है ना, बोलो क्लियर है। ओके, अगर इस तरीके की लैंग्वेज लिख रखी है, एनी मोटर व्हीकल कंस्ट्रक्टेड और एडेप्टेड टू कैरी मोर देन 6 पैसेंजर एक्सक्लूडिंग ड्राइवर, तो समझ जाना ओमनी बस है। अगर ओमनी बस डायरेक्ट वर्ड लिख रखा है तो अच्छी बात है, नहीं लिख रखा है, ये लैंग्वेज लिख रखी है तो भी समझ जाना, ठीक है ना। ओके ठीक है, चलो अब ऐसे केस में क्या है, जैसे एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि ओला है, उबर है, रैपिडो है, ठीक है ना, क्लियर है। अब ऐसे केस में जैसे मान लो मैंने उबर की, ठीक है ना, उबर की, तो उबर, अब उबर की लेकिन गाड़ी जो लेके आएगा वो कोई और है। उबर क्या कर रहा है, उबर ईसीओ है, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर है, ठीक है ना, जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है ना, जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है ना, एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है ना, कि भैया आप यहाँ पे एक ऐप दे रहा है हमें, ठीक है ना, कि ये लो जी आप अपनी गाड़ी बुक कर लो और कहीं पे जाना है तो इस तरीके से जो ड्राइवर है उसकी अपनी कार होगी, है ना, ठीक है ना, तो अकॉर्डिंगली ये बात होगी। तो ऐसे केस में एक तो मैं होगा, कस्टमर होगा, ठीक है ना, जिसने सर्विस ली है, और एक वो व्यक्ति जो गाड़ी चला रहा है, कार उसकी है, लेकिन एक वो व्यक्ति तीसरा जिसने प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया है, ठीक है, यानी कि उबर, ओला और रैपिडो, ठीक है ना। तो ये लोग, ये क्या होगा, उबर क्या होगा यहाँ पे, ईसीओ होगा। तो जैसा कि मैंने बताया है, ईसीओ टैक्स पे करेगा यहाँ पे, ठीक है ना, कौन टैक्स पे करेगा, ईसीओ टैक्स पे करेगा, ये बात ध्यान रखना, उबर, ओला और रैपिडो ये टैक्स पे करेगा, बोलो क्लियर है। ओके, अब आगे चलते हैं, ठीक है ना। उसके बाद आता है एकोमोडेशन सर्विस, हाउसकीपिंग सर्विस और रेस्टोरेंट सर्विस के अंदर एक कॉमन पॉइंट है जो ऊपर नहीं था, वो ये वाला पॉइंट है, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट और एक्सेप्ट वाला, ये ऊपर नहीं था, ये बात ध्यान रखना। अब पढ़ेंगे सबसे पहले अकोमोडेशन सर्विस का मतलब क्या है। अगर अकोमोडेशन सर्विस प्रोवाइड की जा रही है रेजिडेंशियल या लॉजिंग पर्पस के लिए, ठीक है ना, ओके क्लियर है, जैसे ओयो होगा, एयरबन हो गया, ठीक है ना, इस तरीके से। तो ओयो क्या हो गया इस केस में, ये ईसीओ हो गया, ये टैक्स पे करेगा, ठीक है ना। लेकिन ऑन द अदर हैंड, ठीक है ना, ऑन द अदर हैंड अगर जो होटल है, जिस होटल में ये बुकिंग के लिए हम बुक कराते हैं ना होटल वगैरह, ठीक है ना, तो होटल जो हमने होटल बुक कराया, अगर वो जो सप्लायर होगा इस केस में होटल है ना, अगर होटल है मान लो, अगर वो लायबल टू रजिस्टर है तो फिर होटल ही टैक्स पे करेगा, ठीक है ना। लेकिन अगर वो लायबल टू रजिस्टर नहीं है तो फिर ईसीओ टैक्स पे करेगा, ठीक है ना, बोलो क्लियर है। ऐसे ही हाउसकीपिंग सर्विस, जैसे अर्बन क्लैप होता है आजकल, तो अर्बन क्लैप क्या है, ईसीओ, जो एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, हम वहां से प्लम्बिंग, कारपेंटिंग वगैरह की सर्विस ले सकते हैं, ठीक है ना। अब जो सर्विस देने वाला बंदा है, अगर वो सप्लायर यानी अगर वो लायबल टू रजिस्टर है तो फिर वही टैक्स पे करेगा। अगर नहीं है वो लायबल टू रजिस्टर, जो सर्विस दे रहा है सप्लायर, ठीक है, तो फिर ईसीओ, ठीक है ना, क्लियर है। ओके, अब आ जाता है रेस्टोरेंट सर्विस। अब रेस्टोरेंट सर्विस के केस में, ठीक है ना, जैसे मान लो जोमेटो या स्विगी है, तो जोमेटो या स्विगी हो गया ईसीओ, ठीक है ना, ईसीओ होगा, है ना। अब जोमेटो या स्विगी से सर्विस प्रोवाइड की उसने, तो वो ईसीओ होगा। और हमने जिसकी सर्विस ली है, जो स्पेसिफाइड परमिसेस है या जो होटल है, उसका जो टैरिफ है, ठीक है ना, जो टैरिफ है, अकोमोडेशन है, वो 7500 पर डे इक्वल या उससे ज्यादा है, अगर जैसे ताज होटल है ना, वैसे है अगर, तो फिर उस केस में क्या है, अकॉर्डिंगली वो सप्लायर ही टैक्स पे करेगा, ठीक है ना, सप्लायर ही टैक्स पे करेगा, यानी स्पेसिफाइड परमिसेस ही टैक्स पे करेगा, बोलो क्लियर है, ठीक है ना। अदरवाइज ईसीओ टैक्स पे करेगा अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं होती है, ठीक है ना। आई होप क्लियर है। अब यहाँ पे कुछ और बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। सर्विसेज सप्लाइड थ्रू ईसीओ, आपको देखना है कि नोटिफाइड सर्विसेज है या नॉन नोटिफाइड सर्विसेज है। अगर नोटिफाइड सर्विसेज है
तो फिर आपको ये देखना है, ठीक है ना, कि जो इश्यू है, ठीक है ना, इश्यू लायबल होता है ना, ठीक है ना, टैक्स पे करने के लिए, ठीक है ना, ओके, अनटिल अनलेस वो एक्सेप्शन ना हो जो हमने अभी पढ़ा, ठीक है ना। नोटिफाइड सर्विस है, और नोटिफाइड सर्विस कौन सी है, वही 4 सर्विस है। उस केस में इश्यू लायबल होता है जीएसटी पे करने के लिए, लेकिन वो तभी होगा जब वो टैक्सेबल टेरिटरी में लोकेटेड होगा। तो आपको देखना पड़ेगा कि इश्यू लोकेटेड कहां है। इश्यू लोकेटेड अगर इंडिया में है तो इश्यू टैक्स पे करेगा, ठीक है ना। अगर इंडिया में नहीं है, आउटसाइड इंडिया है, तो जो पर्सन रिप्रेजेंट कर रहा है इश्यू को वो टैक्स पे करेगा। अगर ना तो इंडिया में है ना कोई रिप्रेजेंट कर रहा है उसको, तो कोई भी नहीं है दोनों ऊपर वाले केस में, तो फिर उसको एक बंदा अपॉइंट करना पड़ेगा इश्यू को टैक्स पे करने के लिए। बोलो क्लियर है, ये बात ध्यान रख लेना। बाकी ये वाला पोर्शन तो ध्यान रहे ना रहे कोई बात नहीं। नॉन नोटिफाइड सर्विस के केस में क्या होता है, लायबल टू पे टैक्स सप्लायर। इस केस में तो सप्लायर ही होएगा, ठीक है ना, सप्लायर ही टैक्स पे करेगा। बोलो क्लियर है, ठीक है। अब टीसीएस कलेक्शन इश्यू, टीसीए कौन कलेक्ट करेगा, इश्यू। आगे टैक्स इनवॉइस शैल बी इशूड बाय इश्यू, टैक्स इनवॉइस कौन इश्यू करेगा, इश्यू इनवॉइस करेगा। बोलो क्लियर। एनी सर्विस प्रोवाइडेड थ्रू द इश्यू शैल बी कंसीडर्ड इन एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ सप्लाई। ऑब्वियसली बात है, ये नॉर्मल बात है। अब यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं, और आपको एक बार मैं दोबारा से दिखा देता हूँ सारी चीजें, ये याद हो जाना चाहिए दोस्तों साथ साथ में। तो इश्यू क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर क्या होता है, पहले तो ये पता होना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, ठीक है ना, वो है जो इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है गुड्स सर्विसेज वगैरह के लिए, ठीक है ना। ऑन्स, मैनेज, ऑपरेट, ये वर्ड याद होने चाहिए तीनों, ठीक है ना, क्योंकि क्वेश्चन में लिखे रहते हैं। तो पहले तो इश्यू का मीनिंग लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। सबसे पहला काम होता है कि नोटिफाइड सर्विस, देखो क्वेश्चन के अंदर कौन सी है, उसको लिख दो कि भैया ये नोटिफाइड सर्विस है। उसके बाद इश्यू, कि भैया इश्यू की डेफिनेशन ये है। फिर तीसरी चीज, इन द गिवन क्वेश्चन, जो भी कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना, उस क्वेश्चन के अंदर जो दे रखा है उसका आंसर लिख दो, ठीक है ना। इस तरीके से आंसर बनता है। तो इश्यू क्या होगा, क्लियर है। फिर उसके बाद पानीपत, एचआर, पी फॉर, ठीक है ना, पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस, ए फॉर अकोमोडेशन सर्विस, एच आर हाउसकीपिंग सर्विस, आर फॉर रेस्टोरेंट सर्विस। बोलो क्लियर है, ठीक है। अब यहां पे आ जाते हैं, और एक क्वेश्चन दे रखा है, वो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं हम लोग। ये रहा क्वेश्चन, ये शानदार क्वेश्चन है, एग्जाम का क्वेश्चन है, सीए फाइनल नवंबर 2018 का क्वेश्चन है, और ऐसा ही क्वेश्चन एमटीपी 21 के अंदर भी था, सिमिलर क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। काफी लंबे टाइम से इसके ऊपर क्वेश्चन आया नहीं है, तो आने के चांस बन जाते हैं, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है ना। अमेंडमेंट बिल्कुल लास्ट में करेंगे, जो भी अमेंडमेंट्स हैं इस चैप्टर के अंदर, ज्यादा नहीं है, 2 ही अमेंडमेंट्स हैं। अब यहाँ पे पढ़ते हैं, मिस्टर संजय, बहुत ध्यान से समझेंगे तो क्वेश्चन साथ साथ में आपको समझ में आ जाएगा, और तुरंत वहीं पे आंसर मिल जाएगा। मिस्टर संजय ऑफ न्यू दिल्ली मेड ए रिक्वेस्ट, ठीक है ना, मेड ए रिक्वेस्ट फॉर ए मोटर कैब टू सुपर राइड फॉर ट्रेवलिंग फ्रॉम न्यू दिल्ली टू गुड़गांव, ठीक है। जैसे मैं दिल्ली के अंदर रहता हूँ, गुड़गांव की जगह सोचो सोनीपत, सोचो मैं सोनीपत का रहने वाला हूँ, अब मुझे दिल्ली से सोनीपत जाना है, तो मैंने क्या किया, ठीक है ना, मैंने ना एक मोटर कैब बुक कर ली, मतलब एक गाड़ी बुक कर ली, कुल मिला के, समझ रहे हो, संजय की जगह मेरा नाम ले लो, ठीक है ना, सी ए फाइन प्रो। आफ्टर मिस्टर संजय पेज द कैब चार्जेस यूजिंग हिज डेबिट कार्ड, ही गेट्स डिटेल ऑफ ड्राइवर मिस्टर जोरावर सिंह, जो ये ड्राइवर है जो गाड़ी जो लेके जाएगा, समझ रहे हो, एंड द कैब रजिस्ट्रेशन नंबर, वो आ जाता है ना उसका रजिस्ट्रेशन नंबर, ये है, ये बंदा है ड्राइवर, रेटिंग पेटिंग सब आ जाता है। सुपर राइड इज ए मोबाइल, ठीक है ना, एप्लीकेशन ऑन्ड एंड मैनेज, देखो जैसा कि मैंने बताया था, ये वर्ड आपको मिलेंगे, ऑन्ड एंड मैनेज एंड ऑपरेटेड बाई कौन ऑपरेट कर रहा है, ये डीटी लिमिटेड, लोकेटेड इन इंडिया, जो कि लोकेटेड इन इंडिया है। अब इससे पकड़ लो आप, इसी बात से आपको पता लग गया कि जो ये कॉन्सेप्ट है ईसीओ का। अब ईसीओ के अंदर, ठीक है ना, एक बात तो हमें पता लगी ईसीओ का कॉन्सेप्ट है, दूसरी बात फिर हमें ये पता होना चाहिए, ठीक है ना, कि ये नोटिफाइड सर्विस में से कौन सी सर्विस है। देखो दोस्तों, नोटिफाइड सर्विस 4 बताई थी मैंने यहाँ पे, ठीक है ना, अगर आपको ध्यान हो तो। नोटिफाइड सर्विस में, ठीक है ना, अकोमोडेशन सर्विस हो नहीं सकती है, अकोमोडेशन थोड़ी होना हो रहा है यहाँ पे कहीं होटल में, है ना, नहीं हो रहा है, बिल्कुल ठीक है। हाउस कीपिंग सर्विस भी नहीं ले रहे हम लोग, प्लम्बिंग कारपेटिंग टाइप की नहीं ले रहे। रेस्टोरेंट वगैरह की सर्विस ले रहे हैं, नहीं ले रहे हैं। खाना वाना थोड़ी बुक करा रहे हैं, कुछ ऐसा थोड़ी करा है, नहीं। लेकिन बच्चा कौन है, सिर्फ ये पैसेंजर ट्रांसपोर्ट हो रहा है, मैं पैसेंजर हूं, मुझे वो यहां से ट्रांसपोर्ट करेगा और वहां सोनीपत में ले जाके छोड़ देगा। तो ये हो गया क्वेश्चन, इसका मतलब मिल गया हमें। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि नोटिफाइड सर्विस कौन सी है। तो इट इज ए नोटिफाइड सर्विस अंडर सेक्शन 9(5), ठीक है ना, पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस, ठीक है ना, प्रोवाइडेड बाय, ठीक है ना, ठीक है ना, मोटर कैब से सर्विस दे रहा है ना, ठीक है ना, ये वाला पॉइंट, मोटर कैब वाला पॉइंट दे रखा है इसमें, बस क्लियर है। हाँ दो, तो पहली बात तो ये होगी अपनी,
बोलो क्लियर है। उसके बाद क्या, ईसीयू का मीनिंग लिख देना है। ईसीयू का मीनिंग क्या था याद है ना, ईसीयू क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, ठीक है ना, एनी पर्सन हु मैनेज ऑपरेट एंड क्या करता है, हु ओन्स मैनेज एंड ऑपरेट इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म प्लेटफॉर्म, ठीक है ना, ये वाला मीनिंग, ठीक है ना, फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स, ये वाला मीनिंग लिख देना। पहले ये बता देना है कि पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस है, ठीक है ना, दूसरा फिर ईसीयू का मीनिंग लिख देना है, फिर इन द गिवन केस क्या हो रहा है वो कहानी लिख देनी है। आ जाते हैं वापिस क्वेश्चन के ऊपर, आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा कि एग्जाम में कैसे लिखना। तो यहां से हमें पता लग गया दोस्तों ईसीयू का क्वेश्चन है, और ईसीयू लोकेटेड है इंडिया के अंदर, तो ईसीयू शेल बी लायबल, मैंने ये पॉइंट भी बताया था आपको अगर याद हो तो, ठीक है ना। मैं वापस क्वेश्चन दिखाना चाहूंगा, यहाँ पे मैंने आपको बताया था ईसीयू अगर लोकेटेड इन इंडिया है तो ईसीयू शेल बी लायबल टू पे जीएसटी, बात खत्म। तो ईसीयू कौन है इस केस में, डीटी लिमिटेड, तो डीटी लिमिटेड जो है, ठीक है, इंडिया के अंदर लोकेटेड है, इसीलिए वो टैक्स पे करेगा, कोई दिक्कत नहीं, जीएसटी पे करेगा। द एप्लीकेशन सुपर राइड, ठीक है ना, facilitate a potential customer to connect with the person providing the cab service under the brand name of Superride. DT Limited claims that cab services is provided by Mr. Joravar Singh, hence he is liable to pay the GST. नहीं, गलत है, DT Limited का क्लेम गलत है, Mr. Joravar Singh is not liable to pay the GST, ठीक है ना। कौन पे करेगा, ECU shall be liable to pay GST if located in India, ठीक है ना, बोलो क्लियर है। आगे चलते हैं, डिटरमाइन हु इज लायबल टू पे द जीएसटी, मिस्टर जोरावर इज नॉट लायबल टू पे जीएसटी, ठीक है ना, डीटी लिमिटेड इज लायबल टू पे जीएसटी, ईसीयू है वो और लोकेटेड इन इंडिया। वुड योर आंसर बी डिफरेंट अगर लोकेटेड आउटसाइड इंडिया है तो, इफ लोकेटेड आउटसाइड इंडिया अगर है तो मैंने वहां पे 3 केस कराए थे अगर याद हो तो। अगर ईसीयू लोकेटेड इन इंडिया है तो ईसीयू शैल बी लायबल टू पे जीएसटी, नॉट लोकेटेड इन इंडिया आउटसाइड इंडिया है तो द पर्सन रिप्रेजेंटिंग इन इंडिया, अगर दोनों ही केस नहीं है तो द पर्सन अपॉइंटेड, तो उसे अपॉइंट करना पड़ेगा। ये बातें लिख दो, बस चिपका दो, आंसर हो गया। देखो आंसर क्या है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, बताना पड़ेगा कि कौन सी नोटिफाइड सर्विस है, पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस है, बाई मोटर कैब, ठीक है ना, सप्लाइड थ्रू ईसीयू, वन ऑफ द नोटिफाइड सर्विस अंडर सेक्शन 95। ईसीयू का मीनिंग लिखना है, फिर उसके बाद जैसे कि मैंने बताया था, फिर इन द गिवन केस क्या हो रहा है, डीटी लिमिट ऑन एंड मैनेज कर रही है एप्लीकेशन, तो डीटी लिमिटेड क्या होगा यहाँ पे, ईसीयू होगा। अब 2 केस लिख देगा यहाँ पे, क्या, अगर ईसीयू लोकेटेड इन इंडिया है और अगर ईसीयू लोकेटेड इन इंडिया नहीं है, ठीक है ना, अगर ईसीयू लोकेटेड इन इंडिया है तो ईसीयू टैक्स पे करेगा, अगर इंडिया में लोकेटेड नहीं है तो प्रेजेंटिंग जो भी रिप्रेजेंट कर रहा है उसको, वो रिप्रेजेंटेटिव बंदा है इंडिया के अंदर, वो टैक्स पे करेगा। अगर दोनों ही केस नहीं है तो उसे अपॉइंट करना पड़ेगा कोई बंदा और वो फिर टैक्स पे करेगा, जीएसटी पे करेगा। एकदम मजा आ होंगे, बोलो क्लियर है। यहाँ पे अपना क्या खत्म हो जाता है, चैप्टर खत्म हो जाता है, मतलब पार्ट नंबर 2 खत्म हो जाता है। पार्ट नंबर 2 के अंदर इंपॉर्टेंट क्या था वो सब मैंने बता दिया, हालांकि छोटा सा टॉपिक है, आपको याद भी होगा वो साथ साथ में, कोई बड़ी बात नहीं। अब आ जाते हैं पार्ट नंबर 3 के ऊपर, ऐसे ही पार्ट नंबर 3 निपटा देंगे और फिर मजा आएगा आप लोगों को आरसीएम पढ़ने में, क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने आरसीएम पढ़ा दिया होता है ना, तो पता क्या होता है दोस्तों, आरसीएम थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है, तो आपको कंफ्यूजन हो जाती, और कई लोगों से क्या होता है ना, स्टार्टिंग में जैसे पढ़ते हैं और बाद में धीरे धीरे एनर्जी डाउन हो जाती है, ठीक है ना। तो बढ़िया से एक बार में चैप्टर देखो, और एक बार में चैप्टर देखने का नहीं मन कर रहा है तो पार्ट वाइज देख सकते हो। पहले पार्ट 2 कर लिया, चलो ठीक है जी, पक्का हो गया, अब मेरा पार्ट नंबर 2 रट लिया मैंने। मान लो आप जॉब कर रहे हो, ठीक है ना, मेट्रो से जा रहे हो, पार्ट 2 कर लिया जाते टाइम, पार्ट 3 कर लिया आधे टाइम, अगले दिन, ठीक है ना, आरसीएम वाला कॉन्सेप्ट कर लिया। इस तरीके से आप टाइम का यूज कर सकते हो। आ जाते हैं पार्ट नंबर 3 इज ऑल्सो वेरी 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 एक्सट्रीम इंपॉर्टेंट। सेक्शन 10 पढ़ेंगे, कंपोजिशन स्कीम। कंपोजिशन स्कीम पढ़ने वाले दोस्तों, कंपोजिशन स्कीम के अंदर काफी सारी चीजें पढ़ेंगे, और इंपॉर्टेंट क्या है मैंने लिख के दे रखा है, नोट्स ले लेना हर एक चीज पेपर के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, उसके क्वेश्चन भी दे रखे हैं। अब क्या है कंपोजिशन लेवी यानी कंपोजिशन स्कीम सेक्शन 10। पहली बात तो ये ऑप्शनल है, ठीक है, ओके ठीक है। अब इसके अंदर काफी सारी बातें एक एक करके हम पढ़ने वाले हैं। पहले हम पढ़ेंगे सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 एंड सेक्शन 10 सबसेक्शन 2 कंपोजिशन स्कीम, जो बात करता है गुड्स एंड रेस्टोरेंट सर्विस की। ये वर्ड याद रखना, गुड्स की एंड रेस्टोरेंट सर्विस की बात करता है, सेक्शन 10 और 1 एंड सेक्शन 10 सबसेक्शन 2। अब यहाँ पे क्या कहता है, ठीक है ना, कि भैया इफ एग्रीगेट टर्नओवर डज नॉट एक्सीड, तो यहाँ पे लिमिट है, कंपोजिशन स्कीम किसे मिलेगी, उसकी लिमिट है। कंपोजिशन स्कीम किसे मिलेगी, उसका एग्रीगेट टर्नओवर देखा जाएगा, जो पर्सन है रजिस्टर्ड पर्सन है उसका क्या देखा जाएगा, एग्रीगेट टर्नओवर देखा जाएगा। अगर एग्रीगेट टर्नओवर 1.5 करोड़ से ज्यादा नहीं है, डज नॉट एक्सीड, 1.5 करोड़ से ज्यादा नहीं है, डज नॉट एक्सीड 1.5 करोड़ से एक्सीड नहीं कर रहा, और 75 लाख से एक्सीड नहीं कर रहा, स्पेशल कैटेगरी स्टेट, जो कि नीचे बताऊंगा क्या होता है स्पेशल कैटेगरी स्टेट, उनके लिए लिमिट 75 लाख है, ठीक है ना। इन प्रीसीडिंग वर्ड याद रखना दोस्तों, करंट नहीं बोला इसने, करंट फाइनेंशियल ईयर नहीं, प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर।
तो वो क्या कर सकता है, वो कंपोजिशन स्कीम ले सकता है और स्पेसिफाइड जो स्पेशल रेट बता रखे हैं यहाँ पे कंपोजिशन स्कीम के अंदर, उसके हिसाब से वो टैक्स पे कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। आई होप याद होगा वो। तो कंपोजिशन स्कीम क्या कहता है, कंपोजिशन स्कीम ये कहता है कि गुड्स और रेस्टोरेंट सर्विस के केस में, ठीक है ना, अगर रजिस्टर्ड पर्सन का एग्रीगेट टर्नओवर 1.5 करोड़ या 75 लाख इन स्पेशल कैटेगरी स्टेट तक है, वो भी प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में, तो फिर वो कंपोजिशन स्कीम में ऑप्ट कर सकता है और स्पेशल रेट से टैक्स पे कर सकता है। अब यह कुछ बातें क्लियर कर लेनी जरूरी है दोस्तों। पहली बात, एग्रीगेट टर्नओवर से हम क्या समझते हैं। दूसरी बात, स्पेशल कैटेगरी स्टेट में कौन कौन से स्टेट इंक्लूड होते हैं। तीसरी बात, ये स्पेशल रेट कौन कौन से हैं सर। तो ये 3 बातें हमें यहाँ पे क्लियर कर लेनी है। आगे चलते हैं, मैंने नोट दे रखे हैं नीचे। तो सबसे पहले नोट दे रखा है मैंने, एग्रीगेट टर्नओवर का मतलब क्या है, जो ऊपर हमने पढ़ा कि एग्रीगेट टर्नओवर 1.5 करोड़ और 75 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे एग्रीगेट टर्नओवर का मतलब क्या होता है। पहली बात तो ऑल इंडिया बेसिस पे लेते हैं इसको, पर्सन हैविंग सेम पेन, तो टोटल ले लेंगे आउटवर्ड सप्लाई ऑफ टैक्सेबल सप्लाई, एग्जेम्प्ट सप्लाई, इंटरस्टेट सप्लाई, एक्सपोर्ट, ठीक है ना, एंड टैक्स अदर देन जीएसटी, और प्लस कर देंगे जो टर्नओवर है बिफोर द डेट बिकम लायबल टू रजिस्टर। एक्सक्लूड, लेकिन इसके अंदर ये एक्सक्लूड रहेंगे 3 चीजें, इनवर्ड सप्लाई अंडर आरसीएम, टैक्स इंक्लूडिंग सेस अंडर जीएसटी, इंटरेस्ट ऑन लोन डिपॉजिट एडवांस एक्सेट्रा बिकम एग्जेम्प्ट। ये चीजें, ठीक है ना, ध्यान रख लेना। बस एक बार 1-2 रीडिंग कर लेना इसकी, और कुछ भी नहीं है, ठीक है ना, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस थोड़ा पता होना चाहिए। 1-2 बार पढ़ लोगे तो अपने आप पता लग जाएगा। अब दूसरी जो चीज है, ये तो हमने पढ़ लिया कि एग्रीगेट टर्नओवर कैसे निकालते हैं, उसका फॉर्मूला एक तरीके से। अब हम पढ़ेंगे स्पेशल कैटेगरी स्टेट कौन कौन से होते हैं। तो स्पेशल कैटेगरी स्टेट यहाँ पे टोटल 11 है, नोट नंबर 2 में मैंने दे रखा है। स्पेशल कैटेगरी स्टेट टोटल 11 है, लेकिन इसकी 2 कैटेगरी में डिवाइड कर देना, 8 और 3, यानी 8 जो स्टेट हैं इसके ऊपर 75 लाख की लिमिट लगेगी, लेकिन 3 ऐसे स्टेट है जो स्पेशल कैटेगरी स्टेट में आते हैं फिर भी 1.5 करोड़ की लिमिट लगेगी। ये बात आपको ध्यान रखनी है। बोलो क्लियर है। इसको याद कराने का भी मेरे पास तरीका है। कैसे, जैसे ये सबसे पहले 3 याद कैसे याद होंगे, ये जो 3 है जिसके ऊपर 1.5 करोड़ की लिमिट लगेगी, हज से याद कर लेना, HAJ हज, H फॉर हिमाचल प्रदेश, A फॉर आसाम और J फॉर जम्मू कश्मीर। बोलो, इससे याद हो जाएगा। दूसरा, अब ये 8 कैसे याद करेंगे, एक तो 4 तो याद कर लेना MMNT से, M फॉर मिजोरम, M फॉर मेघालय, ठीक है ना, N फॉर नागालैंड और T फॉर त्रिपुरा। और ये याद कर लेना, हरियाणा में ना जो चूहे होते हैं ना, चूहे, उनको मूसा बोलते हैं कि मूसा, इतना मोटा मूसा घुस रखा घर में, मूसा रखे, मूसा बोलते हैं उसको, ठीक है ना। चूहा होता है तो चूहा, उसको हरियाणा में क्या बोलते हैं, मूसा, ठीक है ना। क्या मूसा पकड़ ले रहा है, हाँ मूसा पकड़ रखा भाई, इतना मोटा मूसा और के घर में, ऐसे बोलते हैं, ठीक है, जस्ट लाइक दैट। तो इसलिए ना मैंने याद कराने के मकसद से लिखा है मूसा, MUSA। M मतलब मणिपुर, U मतलब उत्तराखंड, S मतलब सिक्किम, A मतलब अरुणाचल। बोलो क्लियर है, हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है। तो चलिए वापिस एक बार आ जाते हैं क्वेश्चन के ऊपर। 2 बातें, एग्रीगेट टर्नओवर, स्पेशल कैटेगरी स्टेट, दोनों बातें हमने पढ़ ली हैं। स्पेसिफाइड रेट क्या है, इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम है, एक्सट्रीम इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मैंने लिख भी रखा है, इंपॉर्टेंट है ऊपर, ठीक है ना, एक्सट्रीम इंपॉर्टेंट है। अब स्पेशल रेट जो होते हैं ना, वो सप्लायर की नेचर पे डिपेंड करता है, यानी सप्लायर किस तरीके का। 4 तरीके के सप्लायर हो सकते हैं। अगर मैन्युफैक्चरर है, ठीक है ना, तो ये रेट लगेगा 0.5% CGST का रहेगा, 0.5%, ठीक है ना, SGST का रहेगा, और किस पे निकालेंगे हम लोग, टर्नओवर पे निकालेंगे, जो स्टेट या यूनिट टेरिटरी का जो भी टर्नओवर है, ठीक है ना, क्लियर है। अब अगर रेस्टोरेंट सर्विस है, सप्लायर क्या है, रेस्टोरेंट सर्विस है, दे रहा है, उस केस में 2.5% CGST, 2.5% SGST, ठीक है ना, और टर्नओवर पे निकालेंगे, ठीक है ना। दोनों के केस में टर्नओवर रहेगा यहाँ पे, टर्नओवर ऑफ स्टेट। अच्छा, इसके अलावा एनी अदर, इसको छोड़ के और फोर्थ वाले को छोड़कर अगर कोई और है तो एनी अदर, वो इसमें आ जाएगा थर्ड कैटेगरी के अंदर। नॉर्मली यहाँ पे ट्रेडर आते हैं, ट्रेडर के केस में भी वही रेट रहेगा जो मैन्युफैक्चरर के केस में था। तो याद रखना, मैन्युफैक्चरर या ट्रेडर के केस में सेम रेट रहेगा, लेकिन यहाँ पे वर्ड लिख रखा है टर्नओवर, और यहाँ पे टैक्सेबल टर्नओवर है, ये वर्ड याद रख लेना। यहाँ पे टैक्सेबल टर्नओवर है, वहां पे टोटल टर्नओवर है, टैक्सेबल भी है, ठीक है ना, और एग्जेम्प्ट है तो वो भी आ जाएगा उसमें। तो यहाँ पे टैक्सेबल टर्नओवर है। इसके अलावा अगर सर्विस कंपोजिशन है, सेक्शन 10(2)(a) वाला, ये सेक्शन 10(2)(a) क्या होता है मैं भी आपको बताऊंगा आगे। सेक्शन 10(2)(a) के अंदर सर्विस कंपोजिशन वाला है, सेक्शन 10(2)(a) के अंदर फॉल कर रहा है सप्लायर, तो 3% CGST, 3% SGST, ठीक है ना। और यहाँ पे भी टर्नओवर लेंगे हम लोग, ऊपर भी टर्नओवर लेते थे,
सिर्फ एक जगह पे यहाँ पे टैक्सेबल टर्नओवर लेंगे, ये ट्रेडर वाला। इसके ऊपर क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे तो एकदम तुरंत अभी क्लियर हो जाएगा ये। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं इसके ऊपर दोस्तों, और अभी के अभी ये एकदम से क्लियरिटी आ जाएगी, नहीं तो फिर बात गड़बड़ हो जाएगी। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर क्या दे रखा है, ये प्रीवियस ईयर एमटीपी का क्वेश्चन है, ये स्पेसिफाइड रेट के ऊपर कॉन्सेप्ट है, ठीक है, जो अभी पढ़ के आए, तो आपको देखना है बस। अब यहां देखो, MS हीरालाल एंड सन्स रजिस्टर्ड इन कर्नाटका हैज ऑप्टेड टू अवेल द बेनिफिट ऑफ द कंपोजिशन स्कीम अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 एंड 2। इट हैज फर्निश्ड द फॉलोइंग डिटेल ऑफ क्वार्टर एंडेड इतने, क्या दे रखा है यहाँ पे, कुछ आइटम दे रखी है, 2 आइटम दे रखी है, टैक्सेबल दे रखा है विद इन द स्टेट, एग्जेम्प्टेड टर्नओवर दे रखा है विद इन द स्टेट, और ये टोटल टर्नओवर का, ठीक है ना। ओके, और नीचे पूछा रखा है क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन पूछा रखे हैं। पहला ये कह रहा है कि हीरालाल एंड सन्स जो है ना, मान लो मैन्युफैक्चरर है, यानी सप्लायर अगर मैन्युफैक्चरर है तो क्या करते थे, ठीक है, तो वही 0.5% 0.5% यानी 1% टोटल है ना टर्नओवर का, यानी टर्नओवर कितना है यहाँ पे, टैक्सेबल प्लस एग्जेम्प्टेड टर्नओवर टोटल है ना, ठीक है, टर्नओवर का मतलब टोटल 32 लाख का 1%, 32 लाख का 1% यानी 0.5 और 0.5, तो ये हो गया 32,000। और ट्रेडर के केस में क्या था दोस्तों, ट्रेडर के केस में था, ठीक है ना, सेम रेट 0.5% 0.5% CGST SGST यानी कि टोटल 1% ऑन टैक्सेबल टर्नओवर। टैक्सेबल टर्नओवर कितना है, 15 लाख, 15 लाख का 1% 15,000, तो हो गया क्वेश्चन खत्म, बस यही पूछ रखा है। तो मैन्युफैक्चरर के केस में ये रेट थे, ठीक है ना, 0.5% CGST 0.5% SGST टर्नओवर का, तो टर्नओवर 32 लाख है, टोटल कह लो 1%, तो 32 लाख का 1% इतना होगा, ठीक है ना। ट्रेडर के केस में भी रेट सेम है, लेकिन यहाँ पे टर्नओवर था और यहाँ पे टैक्सेबल टर्नओवर है, ठीक है, टैक्सेबल टर्नओवर 15 लाख के क्वेश्चन में, ठीक है, उसका 1% कर दो, बताओ खत्म है क्वेश्चन। अब आ जाओ वापिस, अब वापिस आ सकते हैं, मजा आ रहा होगा एकदम। बस अगर ध्यान से देखोगे और फोकस अच्छे से करोगे तो कुछ भी नहीं है, मैं साथ साथ में बता दूंगा आपको क्या आएगा। अब यहाँ पे ना इसके अंदर एक वर्ड आया है, अगर आपको पता हो तो, यहाँ पे एक वर्ड आया बार बार, टर्नओवर क्या होता है, टर्नओवर क्या होता है। अब कई लोग है ना ये गलती कर देते हैं, मैंने ऊपर भी आप लोगों को बताया टर्नओवर क्या कैसे निकालते हैं यहाँ पे, लेकिन ये एग्रीगेट टर्नओवर बताया दोस्तों मैंने, यहाँ पे मैंने बताया है कि एग्रीगेट टर्नओवर कैसे निकालते हैं, ये वाली लिमिट चेक करने के लिए, ये वाली लिमिट चेक करने के लिए। और वहां पर जो टर्नओवर वर्ड है ना, ठीक है ना, यहाँ पर जो टर्नओवर वर्ड ये अलग है, इसको निकालते हैं अलग तरीके से और इसको इस तरीके से निकालते हैं, बाकी वही फर्क नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, सेम है, ठीक है। कैसे निकालेंगे, वही टैक्सेबल सप्लाई पिछले उसकी तरह, एग्रीगेट टर्नओवर की तरह, एग्जेम्प्ट सप्लाई, इंटरस्टेट सप्लाई, एक्सपोर्ट, टैक्सेस, ये सब आता था। वैसे यहाँ पे जो एक चीज प्लस करते थे ना यहाँ पे, वो यहाँ पे आ गया है, टर्नओवर बिफोर डेट बिकम लायबल टू रजिस्टर, ये यहाँ पे सप्लाई कर, ये प्लस करते थे ना, ये प्लस नहीं करेंगे, ठीक है ना, ये एक्सक्लूड रहेगा। तो एक्सक्लूड में पहले 3 चीजें आती थी, अब ये वाली आइटम एक्सक्लूड में आ गई, बस इतना ही फर्क है और कुछ भी नहीं। आगे चलते हैं, इंपॉर्टेंट भी नहीं था इतना कुछ खास। चलिए अब आ जाते हैं, दूसरी चीज पढ़ेंगे दोस्तों, ठीक है ना। अब हम पढ़ेंगे कंपोजिशन स्कीम अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 2A। अभी हम पढ़ के आए थे सेक्शन 10 सब सेक्शन 1, सेक्शन 10 सब सेक्शन 2। अभी हमने पढ़ा कंपोजिशन स्कीम 10(1) और 10(2) के हिसाब से गुड्स और रेस्टोरेंट के केस में कंपोजिशन स्कीम कैसे ले सकते हैं। तो मैंने बताया 1.5 करोड़ और 75 लाख की लिमिट होती है स्पेशल कैटेगरी स्टेट में, अगर वहां तक है एग्रीगेट टर्नओवर उससे एक्सीड नहीं हुआ है, डज नॉट एक्सीड, तो फिर वो अप्लाई कर सकता है और स्पेशल रेट से टैक्स पे कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर उनमें भी फॉल नहीं कर रहा है, 10 में मान लो वो 10(1) और 10(2) के अंदर नहीं आया, एलिजिबल नहीं है, तो फिर कोई बात नहीं, 10(2) एक अप्लाई हो जाएगा। और 10(2) क्या कहता है, एग्रीगेट टर्नओवर 50 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन प्रीसीडिंग ईयर, और उसके ऊपर वही स्पेशल रेट से। तो यहाँ पे एग्रीगेट टर्नओवर का मतलब वही है जो मैंने पीछे बताया नोट 1 के अंदर, यहाँ पे स्पेसिफाइड रेट का मतलब वही है जो हमने पहले पढ़ा, और प्रीसीडिंग वर्ड याद रखना, बार बार मैं बोल रहा हूं, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। अब थर्ड पॉइंट जो इसके अंदर पढ़ना चाहिए वो है कंडीशंस। ये वे लोग हैं जो कंपोजिशन स्कीम नहीं ले सकते दोस्तों, ठीक है ना। इसके ऊपर क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे हम लोग। टोटल 6 लोग हैं यहाँ पे जो कंपोजिशन स्कीम नहीं ले सकते। कौन कौन से हैं, ठीक है ना। सप्लाई ऑफ गुड सर्विस नॉट लायबल टू पे टैक्स, यानी नॉन टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है ना। इंटरस्टेट आउटवर्ड सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है ना। सप्लाई थ्रू इश्यू रिक्वायर्ड TCS अंडर सेक्शन 52, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन है, या फिर जो सप्लायर है वो एंगेज है मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है ना, मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है। और मैन्युफैक्चरिंग कौन सी चीज कर रहा है, ये नोटिफाइड सर्विसेज, नोटिफाइड गुड्स, ठीक है ना। कौन कौन से, ठीक है ना, फ्लाई एस ब्रिक्स वगैरह ये पढ़ लेना। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है पान मसाला, ठीक है ना, पान मसाला, आइसक्रीम, पान मसाला, टोबैको वगैरह वगैरह, ठीक है ना। एग्रीगेटेड वाटर, ठीक है ना। इफ एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड इतने, एग्रीगेट टर्नओवर, ठीक है ना, एक्सीड हो जाता है 1.5 करोड़ से 75 लाख से 50 लाख से,
तो फिर कंपोजिशन स्कीम थोड़ी ले सकता है, क्योंकि डज नॉट एक्सीड वर्ड था ना वहां पे, ये एक्सीड हो गया तो फिर नहीं ले सकता। अब इसके ऊपर क्वेश्चन दे रखा है इसने, क्वेश्चन नंबर 3, तो आइए इसके ऊपर क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 डन, ठीक है ना, और क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे ये रहा। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर क्या कहता है, डिटरमाइन वेदर द सप्लायर इन द फॉलोइंग केसेस इज एलिजिबल फॉर कंपोजिशन लेवी प्रोवाइडेड दे टर्नओवर, ठीक है ना, इन प्रीसीडिंग ईयर डज नॉट एक्सीड 1.5 करोड़। तो हमने पहली बात तो ये पढ़ी थी कि भैया अगर 1.5 करोड़ से ज्यादा नहीं है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे 2 केस दे रखे हैं। ये कह रहा है मान लो अगर जो मोहन एंटरप्राइज है वो मैन्युफैक्चर नहीं कर रही है, ट्रेडिंग कर रही है पान मसाले का, हमने वहां पे मैन्युफैक्चरिंग वर्ड पढ़ा था, अगर मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है पान मसाले का तो उसको अलाउड नहीं है, वो कंपोजिशन स्कीम नहीं ले सकता, लेकिन ट्रेडिंग वाला तो ले सकता है ना, कोई दिक्कत नहीं है। यानी मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है पान मसाले का तो वो स्कोप से बाहर है, लेकिन ट्रेडिंग कर रहा है तो अलाउड है पान मसाले का, ठीक है ना, वो इलिजिबल है, कंपोजिशन स्कीम ले सकता है, ठीक है ना। लेकिन बस कंडीशन वही है कि 1.5 करोड़ से ऊपर नहीं है, तो ऑब्वियसली बात है वो तो है ही। आगे चलते हैं। शुभम मैन्युफैक्चरर हैज रजिस्टर्ड ऑफिस इन पंजाब एंड हरियाणा, सप्लाइड गुड्स इन नेबरिंग स्टेट। तो ये तो इंटर स्टेट आउटवर्ड सप्लाई होगा, और इंटर स्टेट आउटवर्ड सप्लाई के केस में कंपोजिशन स्कीम नहीं ले सकते, ठीक है ना, तो नॉट एलिजिबल हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, आई होप आपको समझ में आएगा होगा। अब वापिस आ जाते हैं, ठीक है ना, यहां पे आ जाते हैं। ये हो गया अपना क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जाम, सप्लाई ऑफ सर्विसेज अदर देन रेस्टोरेंट सर्विस। हमने अभी पढ़ा था 10.1 और 10.2 के अंदर गुड्स एंड रेस्टोरेंट सर्विस। तो रेस्टोरेंट सर्विस तो यहाँ पे कवर की गई है, ठीक है ना, इसके अंदर कंपोजिशन स्कीम के अंदर। लेकिन अगर उसके अलावा कोई सर्विस दे रहा है तो क्या वो सर्विस भी अलाउड होगी कंपोजिशन स्कीम के अंदर? बिल्कुल होगी, लेकिन अप टू कितनी? अप टू इन दोनों में से जो हायर होगा उतने तक अलाउड है। और अदर सर्विस, रेस्टोरेंट के अलावा कोई सर्विस दे रहे हो तो 10% निकाल लेना टर्नओवर का, ठीक है ना, प्रीसीडिंग ईयर का, ठीक है ना, और 5 लाख विच एवरेज हायर, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 4 से ये कॉन्सेप्ट और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। आ जाते हैं एक बार, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है ना, ये 3 हमने पढ़ लिया, ये क्वेश्चन नंबर 4। ये कह रहा है मिस्टर प्रेम नाम का एक व्यक्ति है जो रेस्टोरेंट खोल रखा उसने, मान लो मैं हूं, मैंने रेस्टोरेंट चला रहा हूं दिल्ली के अंदर, ठीक है ना, तो दिल्ली के अंदर और टर्नओवर कितना है प्रीसीडिंग ईयर का 120 लाख, तो 120 लाख तक है तो कोई दिक्कत नहीं है। 1.5 करोड़ तक दिल्ली वाले बंदा क्या है, कंपोजिशन स्कीम ले सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसके अलावा फूड डिलीवरी की सर्विस भी दे रहा हूं, फूड डिलीवरी की सर्विस है, हाँ, तो फूड डिलीवरी की सर्विस भाई अदर सर्विस होगी, रेस्टोरेंट तो है नहीं है, तो वही प्रोविजन लग जाएगा जो भी पढ़ा था हमने। क्या पढ़ा था? 10% ऑफ प्रीसीडिंग टर्नओवर, प्रीसीडिंग टर्नओवर कितना है 120 लाख, 120 लाख का 10% कितना हो गया 12 लाख, 12 लाख और ठीक है ना 5 लाख विच एवरेज हायर, ठीक है ना, तो क्या आया 12 लाख, तो 12 लाख तक की सर्विस फूड डिलीवरी सर्विस दे सकता हूं मैं, ठीक है ना, जबकि ये सर्विस कितना दे रहा फूड डिलीवरी 5 लाख तक, इसका मतलब अलाउड है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। यही क्वेश्चन है बस, यहाँ पे आंसर में यही बता रहा, ठीक है ना, बोलो क्लियर है, या आपको एडवाइस देना है बस। तो ये रजिस्टर्ड पर्सन जिसका एग्रीगेट टर्नओवर 1.5 करोड़ से ज्यादा नहीं है कंपोजिशन स्कीम ले सकता है, ठीक है ना, लेकिन वो रेस्टोरेंट सर्विस के अलावा कोई और सर्विस नहीं होना चाहिए, ठीक है, लेकिन और सर्विस हो सकती है, इतने तक की लिमिट है उसकी, ठीक है ना, ओके। लेकिन इन द गिवन केस अगर आप देखोगे, ठीक है ना, तो 120 लाख यानी 1.5 करोड़ की लिमिट में आता है तो कंपोजिशन स्कीम ले सकता है। लेकिन अदर सर्विस कितनी प्रोवाइड कर रहा है, वो कहां तक कर रहा है, ठीक है ना, तो 120 लाख का 10% वही 12 लाख और 5 लाख विच एवरेज हायर 12 लाख तक की सर्विस दे सकता है रेस्टोरेंट के अलावा कोई सर्विस। और फूड डिलीवरी सर्विस ये कितनी दे रखा है 5 लाख तक, तो कोई बात नहीं, एलिजिबल है, अलाउड है इतने तक, तो 12 लाख तक तो वो तो 5 लाख ही दे रहा है, तो एलिजिबल है स्कीम के लिए, कोई दिक्कत नहीं। आ जाओ वापिस चलते हैं, आई होप क्लियर है एकदम अच्छे से, 100% क्लियर होगा एकदम कॉन्सेप्ट, ठीक है ना, ओके। तो ये भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, मैंने करा दिया। अब यहाँ जाते हैं, एडिशनल कंडीशंस हैं कुछ जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है ना। ये कह रहा है कि आपको मेंशन करने पड़ेंगे ये वर्ड्स जो बिल है ना, बिल के ऊपर कि कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन नॉट एलिजिबल टू कलेक्ट टैक्स, ठीक है ना। इसके अलावा ये भी मेंशन करना पड़ेगा कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन है एवरी प्लेस ऑफ बिजनेस, ठीक है ना, आप टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकते, आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते, ठीक है ना, टैक्स इनवॉइस इशू करने की जरूरत नहीं है, बिल ऑफ सप्लाई इशू कर दो काफी है, ठीक है ना। इसके अलावा ठीक है ना, अगर क्या है, ठीक है ना, अगर एक इनएलिजिबल हो जाता है, ठीक है ना, कंपोजिशन स्कीम के लिए, तो बाकी के जितने भी उसके बिजनेस हैं, ठीक है ना, वो भी क्या है, ठीक है ना, इनएलिजिबल हो जाएंगे, ठीक है ना, बोलो क्लियर है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना ये बात। विड्रॉल फ्रॉम स्कीम, कंपोजिशन स्कीम से विड्रॉ इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ठीक है ना। ये कह रहा है फेलियर टू कंप्लाई कंडीशंस, या कुछ कंडीशंस है, अगर वो कंडीशन कंप्लाई नहीं हुई तो ठीक है ना, तो इंटीमेशन देनी पड़ेगी विद इन 7 days ऑफ ब्रीच और पे नॉर्मल टैक्स, ठीक है ना, तो विड्रॉ हो जाएगा स्कीम से, कोई दिक्कत नहीं अगर कंडीशंस आपने ब्रीच कर दी, बोलो क्लियर है। तो यहाँ पे ये हो गया है, तो क्वेश्चन नंबर 2 मैंने करा दिया है।
क्वेश्चन नंबर 3 मैंने करा दिया है, क्वेश्चन नंबर 4 मैंने करा दिया है, यहाँ पे ये सारे क्वेश्चन भी हो गए हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे पार्ट नंबर 2 हो गया दोस्तों, पार्ट नंबर 3 हो गया 100%, ठीक है ना। अब पार्ट नंबर 1 कर लेते हैं, अब पार्ट नंबर 1 पे आ जाते हैं, अब आ जाते हैं पार्ट नंबर 1। एक बार वापस देख लो, देखना हो तो मैं आपको बता देता हूँ फिर से, ठीक है ना। मैंने 4 जो जीएसटी चैप्टर स्टार्ट कर रखा है, जिसको मैंने 3 भागों में बांट दिया है, ठीक है ना। ओके, उससे पहले थोड़ा सा बेसिक्स कराया है, ठीक है ना। नहीं भी पढ़ोगे बेसिक्स चल जाएगा, लेकिन बिल्कुल जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा है, थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग जरूरी होती है, ठीक है ना। तो थोड़ा सा बेसिक्स वो है, उसके अलावा एग्जाम के लिए वो इंपॉर्टेंट नहीं है, बस बेसिक्स है, पता होना चाहिए। इसके अलावा चैप्टर को 3 पार्ट में बांटा गया है। पहले मैंने ईसीयू कराया है, क्योंकि छोटा सा टॉपिक था, कॉन्फिडेंस आएगा और एग्जाम में बहुत टाइम से क्वेश्चन नहीं आया, तो आने के चांस है। कंपोजिशन स्कीम कराया, काफी टाइम से इसका भी क्वेश्चन नहीं आया, तो इसलिए ये भी मैंने कराया, ठीक है ना। और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी कराए मैंने। अब हम पढ़ेंगे लास्ट में आरसीएम, ठीक है ना। अब आरसीएम पढ़ेंगे, अब आरसीएम में चलते हैं, अब आ जाते हैं आरसीएम के अंदर। यहाँ पे ये रहा आरसीएम, एक्सट्रीम इंपॉर्टेंट। सर आरसीएम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्या एग्जाम के लिए? एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा ही ना दोस्तों, ठीक है ना, क्योंकि आरसीएम हमेशा ही एग्जाम में आता है, ठीक है ना। चाहे बड़े क्वेश्चन में डालें, चाहे अलग से सेपरेट से पूछ सकते हैं, वरना हमेशा आपको आरसीएम का पॉइंट है ना, ठीक है ना। आईटीसी वगैरह में हर जगह पे आपको कहीं ना कहीं तो मिलेगा ही मिलेगा। चलिए सर, ठीक है। अब आ जाते हैं आगे की तरफ। आरसीएम के अंदर क्या होता है, देखो नॉर्मली टैक्स पे कौन करता है? सप्लायर करता है। आरसीएम क्यों बोलते हैं? आरसीएम इसलिए बोलते हैं, यहाँ पे रिसिपिएंट टैक्स पे करेगा, जो है ना, बस इतना ही मतलब, और कुछ भी नहीं है। जो सप्लायर के ऊपर जो बर्डन आता था ना टैक्स पे करने का, डिपॉजिट कराने का या कंप्लाइंस करने का, वो सारा रिसिपिएंट के ऊपर आ गया, इसलिए इसको आरसीएम बोलते हैं। घबराओ मत। सर आरसीएम किस किस के ऊपर लगेगा? आरसीएम सिर्फ उन्हीं गुड्स और सर्विस पे लगता है दोस्तों जो नोटिफाइड है। यहाँ पे नोटिफाइड है, सिर्फ उनके ऊपर लगेगा। अपने पास से मनगढ़ंत कुछ भी मत बना लेना कि इस पे लगेगा उस पे लगेगा, नहीं। यहाँ पे जो लिस्ट दे रखी है, जो नोटिफाइड है, उन्हीं गुड्स और सर्विस पे, ठीक है ना, उन्हीं गुड्स और सर्विस पे क्या लगता है, ठीक है ना, आरसीएम लगेगा। आरसीएम लगेगा मतलब रिसिपिएंट टैक्स पे करेगा। बोलो क्लियर है? अब गुड्स, अब यहाँ पे 2 पार्ट बना दिए मैंने। गुड्स के केस में आरसीएम कब लगता है वो केस पढ़ेंगे, और सर्विस के केस में आरसीएम कब लगता है वो पढ़ेंगे। सबसे पहले जाते हैं गुड्स के केस में। गुड्स तो बहुत आसान है, आप खुद भी 1-2 बार रीडिंग ले सकते हो, एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है, लेकिन एग्जाम के लिए अब की बार बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सर क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि एक अमेंडमेंट है दोस्तों इसमें, मेटल स्क्रैप की, जो कि मैंने लास्ट में, इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट में कराऊंगा। 2 अमेंडमेंट होते हैं ना अपनी आरसीएम के अंदर, 2 अमेंडमेंट है, ठीक है ना। दोनों अमेंडमेंट आपको चैप्टर के बाद में कराऊंगा, ताकि अमेंडमेंट आप अच्छे से कर सको। अमेंडमेंट बहुत सारी हैं आपकी बार, और अमेंडमेंट अच्छे से नहीं की तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। अभी ऐसे ही मैं पढ़ा दूं आपको जल्दबाजी में कि चलो ये होता है वो होता है कह के बात खत्म, तो फिर कोई मतलब नहीं बनता। इसको मैं ढंग से और डिटेल में लास्ट में आप वीडियो के जरूर देखना, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, इसको मार्क कर लेना, एक्सट्रीम इंपॉर्टेंट, मैंने लिख भी रखा है, ठीक है ना। ओके, अमेंडमेंट तो मोस्ट इंपॉर्टेंट होती हैं। अब हम बात करेंगे सर्विसेज के बारे में। सर्विसेज की बात करेंगे, कौन कौन सी सर्विसेज है जहां पर रिसिपिएंट पे करेगा टैक्स, यानी आरसीएम लगेगा। यहाँ पे टोटल 21 सर्विस दे रखी हैं। अब सारी 21 की सर्विस आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, लेकिन वे सर्विसेज जो एक्सट्रीम इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो मोस्ट फेवरेट, ठीक है ना, सर्विसेज है सीए इंस्टीट्यूट की, यानी आईसीआई की, अपन वो यहाँ पर जरूर देखेंगे, ठीक है ना। एक्सट्रीम इंपॉर्टेंट और बढ़िया से, जैसे जीटीए की सर्विस है। जीटीए की सर्विस है दोस्तों, जीटीए की सर्विस के अंदर क्या होता है? जीटीए की सर्विस का मतलब क्या होता है? जीटीए क्या होता है? गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी। गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी मतलब, ठीक है ना, वो एजेंसी जो गुड्स को ट्रांसपोर्ट करने की सर्विस दे रही है रोड के द्वारा, ठीक है ना। गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी मतलब ऐसी गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी, ठीक है ना, जो बाय रोड, ठीक है ना, गुड्स को ट्रांसपोर्टेशन करने की सर्विस दे रही है, कि भैया तुम्हारा गुड्स यहां से वहां ट्रांसपोर्ट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। बोलो क्लियर है? पहली चीज तो ये पता होनी चाहिए, ठीक है ना। कई लोगों को जीटीए का नाम सुनते ही घबरा हो जाती है, इसलिए मैंने क्लियर कर दिया। अब 2 बातें, हर एक सर्विस के अंदर आपको 2 बातें हमेशा ध्यान रखनी है। पहला कि भैया सप्लायर कौन है, दूसरा रिसिपिएंट कौन है। तो यहाँ पे सप्लायर कौन है, सर्विस कौन दे रहा है, जीटीए दे रहा है, और रिसिपिएंट कौन होगा, वो नोटिफाइड पर्सन होने चाहिए। ये नोटिफाइड पर्सन में कौन आते हैं सर? ये 7 लोग नोटिफाइड पर्सन में यहाँ पे बोले गए हैं। बोलो क्लियर है? ठीक है जी। अब रिसिपिएंट कौन होता है, मैंने वो भी लिख के दे रखा है। रिसिपिएंट कौन होता है? इज द पर्सन हु पे और इज लायबल टू पे द फ्रेट, ठीक है ना, फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स
बाय रोड लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी। अच्छा ये वर्ड है ना आपको दोस्तों बहुत जगह पे लिखा मिलेगा, लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी। टैक्सेबल टेरिटरी का मतलब हमेशा इंडिया होता है, और आउटसाइड द टैक्सेबल टेरिटरी का मतलब होता है इंडिया से बाहर। बस आपको बस इतना ध्यान रखना, अभी के लिए कुछ भी नहीं ध्यान रखना, ठीक है ना। आपको हमेशा ये चीज लिखी मिलेगी, लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी मतलब इंडिया, लोकेटेड इन आउटसाइड टैक्सेबल टेरिटरी मतलब इंडिया से बाहर, बस और कुछ सोचना नहीं है। बोलो क्लियर है? इतनी बातें क्लियर होगी। पहला जीटीए का मतलब क्या होता है क्लियर है, सप्लायर कौन होना चाहिए क्लियर है, रिसिपेंट कौन होना चाहिए क्लियर है, रिसिपेंट का मतलब क्या होता है क्लियर है। अब हम पढ़ेंगे कि जो आरसीएम है वो अप्लाई नहीं होगा, ठीक है ना, अगर जीटीए सर्विस प्रोवाइड कर रही है इन लोगों को। कौन कौन से लोगों को? डिपार्टमेंट किसका? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी, गवर्नमेंट एजेंसी, ठीक है ना, विच हैज टेकन द रजिस्ट्रेशन ओनली फॉर द पर्पज ऑफ टीडीएस डिडक्शन, ठीक है ना, अंडर सेक्शन 51 एंड नॉट फॉर मेकिंग ए टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस। बात खत्म। सप्लाई ऑफ सर्विस बाय जीटीए, अगर जीटीए सर्विस सप्लाई कर रही है टू अनरजिस्टर्ड पर्सन को या अनरजिस्टर्ड कैजुअल टैक्सेबल पर्सन को तो एग्जेम्प्ट है, ठीक है ना, जीएसटी नहीं लगेगा। बोलो क्लियर है? दिस एंट्री शैल नॉट बी एप्लीकेबल, ठीक है ना, कब? सप्लायर हैज टेकन रजिस्ट्रेशन एंड एक्सरसाइज ऑप्शन टू पे टैक्स ऑन सर्विस ऑन जीटीए। ये पढ़ लेना, नहीं भी पढ़ोगे छोड़ देना, कोई बड़ी इतनी बात नहीं है। अब यहां जाते, अरे भाई थोड़ा धुंधला आ गया है, धुंधले धुंधले से काम चला लेना, कोई बात नहीं, चल जाएगा काम। चला लोगे काम जी, चल जाएगा काम, ठीक है, इतना भी धुंधला नहीं आया है, ठीक है ना, हाँ सही है, ये लो क्लियर है। अब यहां पे क्या है, अब हम देखेंगे कि जीटीए सर्विस के अंदर टैक्स कैसे लगता है, यानी कि कौन सा पर्सन लायबल होगा टैक्स पे करने के लिए जीटीए के अंदर। सर जीटीए के अंदर तो आपने बता ही दिया, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी, ठीक है, यानी जीटीए हुआ सप्लायर और रिसिपेंट ही टैक्स पे करेगा क्योंकि आरसीएम पढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं है, ठीक है ना, आपको देखना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा, ठीक है ना, कि जो जीटीए है, ठीक है ना, जो जीटीए है, ठीक है ना, आपको केस देखना पड़ेगा, केस टू केस डिपेंड करेगा। यानी ये देखना पड़ेगा कि जीएसटी का रेट क्या है। जीएसटी का रेट जो है अगर 12% से दे रहे हैं जीएसटी, ठीक है ना, या फिर 5% से। अगर 12% का केस है, अगर 12% से जीएसटी पे कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आईटीसी क्लेम कर सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, ठीक है ना, अगर 12% से जीएसटी दिया जा रहा है तो फिर ये चेक करेंगे कि रिसिपेंट क्या है। रिसिपेंट या तो रजिस्टर्ड हो सकता है या फिर अनरजिस्टर्ड हो सकता है, पर अनरजिस्टर्ड में या तो वो नोटिफाइड पर्सन है या फिर अदर देन नोटिफाइड पर्सन है। अगर रिसिपेंट रजिस्टर्ड है, ठीक है ना, अगर रिसिपेंट रजिस्टर्ड है तो फिर फॉरवर्ड चार्ज के अंदर ही टैक्स लगेगा। बोलो क्लियर है? वहीं पर अगर, ठीक है ना, रिसिपेंट क्या है, अनरजिस्टर्ड है और नोटिफाइड पर्सन है तो भी फॉरवर्ड चार्ज में लगेगा। अगर रिसिपेंट अनरजिस्टर्ड है लेकिन अदर देन नोटिफाइड है तो फिर एग्जेम्प्ट ही हो जाएगा। ये बात ध्यान रखना, यानी यहां पर कोई भी आरसीएम का केस है ही नहीं एक तरीके से देखा जाए तो। हाँ जी ठीक है, लेकिन वहीं पर अगर जीएसटी 5% के टका से दिया जा रहा है, 5% के रेट से दिया जा रहा है, तो आईटीसी नहीं मिलेगा। पहली बात तो आईटीसी नहीं मिलेगा आपको। दूसरी बात, फिर आपको देखना पड़ेगा रिसिपेंट कौन है। वही 3 केस, रिसिपेंट या तो रजिस्टर्ड पर्सन होगा या अनरजिस्टर्ड नोटिफाइड पर्सन होगा या अनरजिस्टर्ड अदर देन नोटिफाइड पर्सन होगा। अगर रिसिपेंट रजिस्टर्ड पर्सन है, इफ जीटीए गिव डिक्लेरेशन ऑन इनवॉइस, अगर ये केस है तो फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म, ठीक है ना। इफ जीटीए डज नॉट पे टैक्स अंडर फॉरवर्ड चार्ज तो आरसीएम का केस लग जाएगा। ठीक वैसे ही दोनों चीजें यहां पे भी, ठीक है ना, नोटिफाइड पर्सन के केस में भी ऊपर वाले केस की तरह, इफ जीटीए गिव डिक्लेरेशन ऑन इनवॉइस फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म, अदरवाइज आरसीएम। अदर देन नोटिफाइड पर्सन है, अनरजिस्टर्ड पर्सन है तो एग्जाम्प्ट हो जाएगा। वहां पे भी एग्जाम्प्ट था, यहां पे भी एग्जाम्प्ट है, और ये दोनों के अंदर कॉमन बातें हैं। आई होप क्लियर होगा। वह आगे चलते हैं, अब यहां जाते हैं दूसरी सर्विस के ऊपर। ये भी इंपॉर्टेंट है, जो इंपॉर्टेंट है सारी करा दूंगा, इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट, एकदम अच्छे से कॉन्फिडेंस आ जाएगा। आपका काम क्या है, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने सभी दोस्तों को भेजना जिन्होंने बिल्कुल भी क्लास नहीं ली है आज तक एक भी बार, या जिन लोगों ने क्लास ली है, ठीक है ना, या रिवीजन वीडियो कहीं से देख लिया है और बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा हो, तो इसके बाद तो कॉन्फिडेंस आएगा ही आएगा, ठीक है ना। अगर नहीं आए तो इसका मतलब है कि आपने क्लास सही से नहीं देखी दोस्तों, ठीक है ना। क्लास बिल्कुल शांति से ढंग से देखनी है, ठीक है ना, और एक बार साथ में खुद से रिवीजन करना है, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट चीज़ों का कर लो, उससे एक बार कॉन्फिडेंस आएगा, फिर डिटेल में कर लो, ठीक है ना। और साथ में, ठीक है ना, जैसे ही आप नोट्स ढंग से खुद से पढ़ लो, एक बार वीडियो देख लो, फिर खुद से पढ़ लो, ठीक है ना। जैसे ही ये कर लो, तुरंत कोई भी कंपाइलर उसके सारे क्वेश्चन बना के देखना, सारे निकल जाएंगे आपसे, मजाक नहीं कर रहा हूं मैं, ठीक है ना, बिल्कुल सर। ओके, अब यहां पे आ जाते हैं, एक और सर्विस है, इसकी बात करेंगे। इंपॉर्टेंट है, एक्सट्रीम इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, मैंने लिख के भी दे रखा है, इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम।
लीगल सर्विस, तो सबसे पहले देखो सप्लायर कौन है, तो सर्विस कौन दे रहा है, सप्लायर कौन है, इंडिविजुअल एडवोकेट है या कोई सीनियर एडवोकेट है या कोई एडवोकेट की फर्म है, ठीक है ना, बोलो क्लियर है। और रिसिपेंट कौन है, बिजनेस एंटिटी है जो लोकेटेड है टैक्सेबल टेरिटरी, मतलब ठीक है ना, इंडिया के अंदर, यानी बिजनेस एंटिटी, तो बिजनेस एंटिटी को टैक्स देना पड़ेगा, आरसीएम का केस लग जाएगा, ठीक है, बोलो क्लियर है। एक और एंट्री जो मैंने इसी में दे दिया है, सप्लायर कौन है, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल है, और रिसिपेंट कौन है, बिजनेस एंटिटी है, तो बिजनेस एंटिटी सेल पे टैक्स, ये याद रखना। आइए इसके ऊपर क्वेश्चन करते हैं, और यहां पर एक क्वेश्चन दे रखा है, ये कहता है स्टेट द पर्सन लायबल टू पे जीएसटी इन द फॉलोइंग केस प्रोवाइडेड रिसिपेंट इज लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी, तो बिजनेस एंटिटी लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी हमने पढ़ाई था अभी। केस क्या है, आर्बिट्रल, मतलब सप्लायर कौन है, सर्विस कौन प्रोवाइड कर रहा है, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल प्रोवाइड कर रहा है, किसको, बिजनेस एंटिटी को जो लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी है, तो बिजनेस एंटिटी शैल बी लायबल टू पे टैक्स अंडर आरसीएम। वैसे ही बात यहाँ पे बोल रखा है, पहले प्रोविजन लिख देना कि सर्विस इज प्रोवाइडेड बाय आर्बिट्रल टू द बिजनेस एंटिटी लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी, आरसीएम विल बी एप्लीकेबल एंड बिजनेस एंटिटी विल बी, ठीक है ना, विल पे टैक्स अकॉर्डिंगली, है ना। एंड इन द गिवन केस जीएसटी कौन पे करेगा, वही जो रिसिपेंट है, बिजनेस एंटिटी। इंपॉर्टेंट था, एक्सट्रीम इंपॉर्टेंट। एक और क्वेश्चन, एक और सर्विस जो एक्सट्रीम इंपॉर्टेंट है, सर्विस नंबर 3। आइए दोस्तों इसकी भी बात कर लेते हैं, स्पॉन्सरशिप सर्विस, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम, एक्सट्रीम। सप्लायर कौन है, एनी पर्सन, कोई भी हो सकता है सप्लायर, लेकिन रिसिपेंट कौन होएगा, रिसिपेंट बॉडी कॉर्पोरेट हो सकता है, ठीक है ना, या पार्टनरशिप फर्म हो सकता है, बॉडी कॉर्पोरेट या पार्टनरशिप फर्म हो सकता है, ठीक है ना, लेकिन लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी होना चाहिए। आइए पढ़ते हैं, यहां पर एक क्वेश्चन दे रखा है मैंने, एक्सट्रीम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये जो भी क्वेश्चन दे रखे हैं मैंने दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन या तो स्टडी मेट का है या एग्जाम का है, आरटीपी एमटीपी का क्वेश्चन है, कोई फालतू का क्वेश्चन नहीं है, ठीक है ना, तो इसलिए बहुत ध्यान से देखना। जब आप कोई भी कंपाइलर करेंगे तो ये सारे क्वेश्चन वहां भी इंक्लूड होंगे डेफिनेटली, तो आपको दो बार करने नहीं पड़ेंगे, आप वहां पे क्वेश्चन काट लेना, यहाँ पे अगर कर लेते हो जैसे भी आपको अच्छा लगे। तो यहाँ पे क्या है, पानिनी प्राइवेट लिमिटेड एग्री टू स्पॉन्सर ए स्पोर्ट्स इवेंट ऑर्गेनाइज्ड बाय पिंक सिटी क्लब इन जयपुर। ऑर्गेनाइज कौन कर रहा है, पिंक सिटी क्लब। तो ये तो हो गया सप्लायर, और ये कौन हो गया, रिसिपेंट हो गया। और सर्विस कौन सी है, स्पॉन्सर की सर्विस है, और उसके लिए फीस कितनी पे कर रहा है, ठीक है ना, रिसिपेंट, ठीक है ना, 5 लाख रुपए फीस पे कर रहा है। तो यहाँ पे पूछ रखा है कि कौन लायबल होगा, बताओ इसमें क्या बड़ी बात है, ठीक है ना, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। तो पहले स्पॉन्सरशिप सर्विसेज का प्रोविजन लिख दो, स्पॉन्सरशिप सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एनी पर्सन, यानी सप्लायर है ना, एनी पर्सन, इट कुड बी एनी पर्सन, ठीक है ना, किसको, टू ए बॉडी कॉर्पोरेट और ए पार्टनरशिप फर्म लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी, ठीक है ना, जीएसटी शैल बी पेबल, ठीक है ना, अंडर आरसीएम इन द हैंड ऑफ रिसिपेंट, रिसिपेंट टैक्स पे करेगा, ठीक है ना। रिसिपेंट कौन हो जाता है इस केस में, बॉडी कॉर्पोरेट या पार्टनरशिप फर्म, तो इस केस में रिसिपेंट कौन है, मानिनी लिमिटेड, तो वो हो जाएगा। तो इस केस में क्या है, ये सप्लायर है, ये रिसिपेंट है, इतनी फीस दे रहे हैं, ये छोटी मोटी बातें बता दो, और उसके बाद बता दो कि भैया आरसीएम लग जाएगा, और आरसीएम के अंदर रिसिपेंट यानी कि ये, ठीक है ना, पानिनी लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड, ये टैक्स पे करेगी। बोलो क्लियर है, आगे बढ़े, चलो ठीक है। अब ये सर्विस लेस इंपॉर्टेंट, आप पढ़ लेना। अब यहां आ जाते हैं, एक और सर्विस जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, आगे चलते हैं। सर्विसेज सप्लाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, यूनियन या लोकल अथॉरिटी, ठीक है ना, ये बातें ध्यान रखना। बोलो क्लियर है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, यहाँ पे एक्सक्लूडिंग मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे है, ठीक है ना। कैसी सर्विस दे रहे हैं, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, रजिस्टर्ड पर्सन को। बोलो क्लियर है। तो सप्लायर कौन है दोस्तों, सप्लायर है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है ना, यूटी, एलए, लोकल अथॉरिटी, यूनियन टेरिटरी वगैरह वगैरह, ठीक है ना। तो सप्लायर ये है, और रिसिपेंट कौन है, रिसिपेंट है, ठीक है ना, एनी पर्सन, एनी पर्सन मतलब कोई भी पर्सन, लेकिन रजिस्टर्ड होना चाहिए, ये बात ध्यान रखना, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम का क्वेश्चन है, ये भी कभी आपको लगे कि मैं ऐसे ही करा रहा हूं, ठीक है ना। रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, सेंट्रल गवर्नमेंट है, इमूवेबल प्रॉपर्टी है, उसको रेंट पे दे रही है, किसको, ठीक है ना, रजिस्टर्ड पर्सन को। तो मैंने बताया था रजिस्टर्ड होना चाहिए, एनी पर्सन हो सकता है, बिजनेस एंटिटी है, एनी पर्सन में आ जाएगी बिजनेस एंटिटी, और रजिस्टर्ड है, हाँ है, तो यहाँ पे जो बिजनेस एंटिटी है, ठीक है ना, ये लायबल हो जाएगी क्योंकि रिसिपेंट है ये आरसीएम के अंदर। तो पहले प्रोविजन लिख देना छोटा सा ऊपर वाला, बस खत्म, आगे चलते हैं। सर्विस नंबर 6, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है ना, ये एक्सट्रीम इंपॉर्टेंट, और इसमें अमेंडमेंट है, मैंने 100% कराया है इसको, और लास्ट में कराया, तो ये लास्ट में देख लेना आप। इसमें 5 नंबर का क्वेश्चन ये वाला लग सकता है,
बहुत अच्छा क्वेश्चन, ठीक है ना। हो सकता है 2.5 नंबर की एक अमेंडमेंट डाल दे, 2 पार्ट में, एक 2.5 की डाल दे, या फिर एक अमेंडमेंट का पार्ट डाल दे 2.5 नंबर का, 2 पार्ट बना के, और एक जो है पुराने वाली कोई जो है वो पूछ ले, कुछ भी हो सकता है। पर जो इंपॉर्टेंट है वो छोड़ना ही नहीं है, तो इसको लास्ट में देखेंगे। दोनों 2 अमेंडमेंट बताई थी, दोनों ही है ना। अब आगे चलते हैं, और कौन सी इंपॉर्टेंट है, ये रही डायरेक्टर की, ठीक है ना। अगर डायरेक्टर की सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, सप्लायर कौन है, डायरेक्टर है, कोई कंपनी है, कोई बॉडी कॉर्पोरेट है, उसका डायरेक्टर है, ठीक है ना। वो कंपनी या बॉडी कॉर्पोरेट को सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी, तो आरसीएम लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। कंपनी या बॉडी कॉर्पोरेट जो है, ठीक है ना, वो टैक्स भरेगी। आगे चलते हैं नेक्स्ट, उसके बाद आ जाता है यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन, ठीक है ना। ये है दोस्तों सर्विस नंबर 15। तो सर्विस नंबर 15 की बात करते हैं। मैंने बार बार देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट लिख रखा है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, जहां गलतियां करते हैं लोग, इसलिए इंडिविजुअल वर्ड है यहाँ पे, इंडिविजुअल डायरेक्ट सेलिंग एजेंट, ठीक है ना। सप्लायर कौन है, इंडिविजुअल डायरेक्ट सेलिंग एजेंट, इंडिविजुअल डायरेक्ट सेलिंग एजेंट। डायरेक्ट सेलिंग एजेंट बॉडी कॉर्पोरेट नहीं होना चाहिए, पार्टनरशिप फर्म नहीं होना चाहिए, एलएलपी नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, ये नहीं होने चाहिए। और रिसिपेंट कौन होना चाहिए, बैंकिंग कंपनी या एनबीएफसी, ठीक है ना, बैंकिंग कंपनी या एनबीएफसी। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी वर्ड नहीं लिख रखा है यहाँ पे, वर्डों पे पकड़ा करो, वर्डों को ऐसे ही तो चेक होता है और कैसे, ठीक है ना। तो इंडिविजुअल वर्ड पे चेक करते हैं वो आपको। तो इंडिविजुअल डायरेक्ट सेलिंग एजेंट अगर सर्विस प्रोवाइड कर रहा है बैंकिंग कंपनी को या एनबीएफसी को, तो बैंकिंग कंपनी और एनबीएफसी आरसीएम के अंदर टैक्स पे करेंगी, बात खत्म। आगे बढ़ जाते हैं 16, 17, 18, इस पे आ जाते हैं। 18 पे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस पे थोड़ा टाइम लगाएंगे क्योंकि अच्छी खासी सर्विस है। तो चलिए इसके ऊपर पढ़ते हैं। सिक्योरिटी सर्विसेज, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सिक्योरिटी सर्विसेज प्रोवाइड हो रही है, ठीक है ना, सिक्योरिटी पर्सनल, रजिस्टर्ड पर्सन को, ठीक है ना। सप्लायर कौन है, इट कुड बी एनी पर्सन, कोई भी व्यक्ति हो सकता है, लेकिन बॉडी कॉर्पोरेट नहीं होना चाहिए, अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट। रिसिपेंट कौन है, रिसिपेंट रजिस्टर्ड पर्सन, रजिस्टर्ड पर्सन लोकेटेड इन, ठीक है ना, एनी पर्सन जो रजिस्टर्ड है, ठीक है ना, लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी। अब यहाँ पे दिस एंट्री शॉल नॉट अप्लाई, ठीक है ना, ये एंट्री इनके लिए ऊपर अप्लाई नहीं होगी, ठीक है ना, ये लोग, ठीक है ना, इनके ऊपर नहीं होनी चाहिए। ए डिपार्टमेंट, ठीक है ना, ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट वगैरह वगैरह, लोकल अथॉरिटी, गवर्नमेंट एजेंसी विच हैज टेकन रजिस्ट्रेशन, ये हमने पहले भी वर्ड पढ़े थे, याद हो तो। या रजिस्टर्ड पर्सन पेइंग द टैक्स अंडर कंपोजिशन स्कीम, सेक्शन 10 वाला, ठीक है ना। आगे अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है टैक्सेबिलिटी वाला पार्ट, ये आपको पता होना चाहिए, पीछे जो भी पढ़ा उसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, और ये वाला पार्ट आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले क्या है, टैक्स कैसे लगेगा, जीएसटी कैसे लगेगा। अब आप कहोगे सर सिक्योरिटी सर्विस आरसीएम में पढ़ रहे तो आरसीएम में टैक्स लग जाएगा, नहीं, आपको देखना पड़ेगा। क्या देखना पड़ेगा कि जो सप्लायर है, सप्लायर कौन है, सप्लायर या तो बॉडी कॉर्पोरेट है या अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट है। सप्लायर कौन होना चाहिए, एनी पर्सन होना चाहिए, पर अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, ठीक है ना। अगर सप्लायर बॉडी कॉर्पोरेट है तो क्या होगा, ठीक है ना, तो फिर भाई साहब फॉरवर्ड चार्ज लग जाएगा, ठीक है ना। रिसिपेंट कुड बी एनी पर्सन, तो रिसिपेंट तो कोई भी हो सकता है, हमने पढ़ाई था, रजिस्टर्ड पर्सन होना चाहिए, बस कोई भी हो सकता है, ठीक है ना। बोलो क्लियर है। तो सप्लायर क्या है, सप्लायर हमने पढ़ा था एनी पर्सन हो सकता है अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, पर वहीं पर अगर सप्लायर बॉडी कॉर्पोरेट है तो इसका मतलब आरसीएम लगेगा ही नहीं, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म लग जाएगा, ठीक है। बोलो क्लियर है, चलो ठीक है। अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट है, ठीक है ना, तो चलो कंडीशन तो पूरी होगी, क्योंकि सप्लायर अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट ही होना चाहिए। तो फिर हमें रिसिपेंट का स्टेटस चेक करना पड़ेगा कि रिसिपेंट रजिस्टर्ड है या नहीं है, ठीक है, रजिस्टर्ड होना चाहिए ना वो। अगर रजिस्टर्ड है, ठीक है ना, तो आरसीएम लग जाएगा, ठीक है ना, रिसिपेंट टैक्स पे करेगा। अनरजिस्टर्ड है तो फॉरवर्ड चार्ज में टैक्स लग जाएगा। अगर रजिस्टर्ड है लेकिन इन केसेस को छोड़कर, रजिस्ट्रेशन इन केसेस के लिए अगर ले रखा है, टीडीएस अंडर सेक्शन 51 के लिए ले रखा है रजिस्ट्रेशन, कंपोजिशन स्कीम 10 के लिए रजिस्ट्रेशन ले रखा है, ठीक है ना, तो फिर एक्सेप्शन है, ठीक है ना। अनरजिस्टर्ड पर्सन है या रजिस्टर्ड फॉर टीडीएस है, ठीक है ना, या कंपोजिशन स्कीम के लिए रजिस्ट्रेशन ले रखा है, तो फिर फॉरवर्ड चार्ज लगेगा भाई साहब, ठीक है ना। बोलो क्लियर है, एक्सट्रीम इंपॉर्टेंट, बट बिल्कुल नाम नाम का कुछ भी नहीं था इसके अंदर, है ना। अब आ जाते हैं एक और एक्सट्रीम इंपॉर्टेंट, और काफी लोगों को लगता है कि डरावने वाली चीज है, डरावने वाली चीज नहीं है, बस आपको कॉन्सेप्ट बहुत ध्यान से समझना है, तो कुछ भी ऐसा नहीं लगेगा आपको। तो दोस्तों करना क्या है इस चैप्टर के अंदर, मैं बार बार बोल रहा हूं, 3 पार्ट में डिवाइड कर लेना इस चैप्टर को, जैसे मैंने किया। पार्ट 1, 2, 3 आरसीएम, ईसीओ और कंपोजिशन लेवी। आरसीएम मत करना सबसे पहले, क्योंकि थोड़ा डर लगेगा, क्योंकि थोड़ा सा ज्यादा सर्विसेज और गुड्स हैं यहाँ पे, तो आपको थोड़ी दिक्कत हो सकती है, इसलिए पहले आप ईसीओ कर लेना, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, छोटा सा टॉपिक है, साथ में क्वेश्चन कर लेना, कॉन्फिडेंस आएगा।
कंपोजिशन लेवी कर लेना, छोटा सा टॉपिक है, साथ में क्वेश्चन कर लेना है, कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है ना, जिससे लगेगा कि काफी चैप्टर निपट गया है। फिर बाद में आरसीएम कर लेना, ठीक है ना। और आरसीएम को भी कैसे करना, सबसे पहले जो मैं बता रहा हूँ ना मोस्ट इंपोर्टेंट, पहले वो करना, ठीक है, क्योंकि बार बार एग्जाम में इन्हीं से क्वेश्चन आया, बाकी किसी से नहीं आया, ठीक है। तो पहले इनको करना, ठीक है ना, अच्छे से, और फिर इनसे रिलेटेड सारे क्वेश्चन कर लेना, ठीक है ना। मोस्टली सारे क्वेश्चन आपके कंपाइलर और आरटीपी वारटीपी सब हो जाएंगे। फिर बाकी की रीडिंग ले लेना बस, खाली 1-2 बार अंडरस्टैंडिंग ले लेना, मतलब, ठीक है। रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल दे रहे रेंट पे, तो क्या होगा, ठीक है ना, उस केस में। तो चलिए पढ़ते हैं, ठीक है ना। सप्लायर कौन हो सकता है और रिसिपेंट कौन हो सकता है। सप्लायर कुड बी एनी पर्सन, सप्लायर कोई भी हो सकता है, अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट हु सप्लाइज सर्विसेज टू ए बॉडी कॉर्पोरेट एंड, ठीक है ना, डज नॉट इशू इनवॉइस चार्जिंग सीजीएसटी एट द रेट ऑफ 6% टू सर्विस रिसिपेंट। रिसिपेंट एनी बॉडी कॉर्पोरेट, ठीक है ना, एनी बॉडी कॉर्पोरेट। सप्लायर कौन हो सकता है, एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, ठीक है ना, और ये बॉडी कॉर्पोरेट, ठीक है ना। उस केस में बॉडी कॉर्पोरेट यानी कि रिसिपेंट क्या हो जाएगा, आरसीएम के अंदर टैक्स भरेगा, वो तो बात है नॉर्मल। लेकिन ये इस बात पे तय करेंगे कि कौन सा व्यक्ति टैक्स भरेगा, यानी इन केस ऑफ रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल दोस्तों, ठीक है ना, कौन पर्सन लायबल होगा टैक्स पे करने के लिए, जीएसटी पे करने के लिए। ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि जीएसटी का जो रेट है वो क्या है। या तो जीएसटी का रेट 12% है, ठीक है ना, 12% है तो आपको आईटीसी भी मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। वीआर जीएसटी इज पेबल 12%, आईटीसी यू कैन क्लेम, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और फॉरवर्ड चार्ज के अंदर टैक्स भरा जाएगा यहाँ पे, और सप्लायर लायबल हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना, बोलो क्लियर है। ऑन द अदर हैंड अगर टैक्स का रेट क्या है, 5% है, तो आईटीसी नहीं मिलेगा आपको, फिर आपको सप्लायर देखना पड़ेगा कि सप्लायर क्या है, ठीक है ना, सप्लायर देखना पड़ेगा। सप्लायर में आपको क्या देखना पड़ेगा कि भैया सप्लायर बॉडी कॉर्पोरेट है या अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट है। अगर सप्लायर बॉडी कॉर्पोरेट है तो फॉरवर्ड चार्ज के अंदर सप्लायर लायबल होगा जीएसटी पे करने के लिए। वहीं पर अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट है तो फिर रिसिपेंट चेक करना पड़ेगा, अगर रिसिपेंट बॉडी कॉर्पोरेट है या अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट है। अगर रिसिपेंट बॉडी कॉर्पोरेट है तो आरसीएम में आ जाएगा और रिसिपेंट टैक्स पे करेगा। वहीं पर अगर रिसिपेंट अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट है तो फॉरवर्ड चार्ज के अंदर सप्लायर टैक्स पे करेगा। आई होप क्लियर है, कुछ भी नहीं था यहाँ पे, ठीक है ना। आगे चलते हैं, ठीक है ना, आगे चलते हैं और आगे चलेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे सारी सर्विस हमारी हो गई है जितनी भी मोस्ट इंपोर्टेंट थी। अब यहाँ पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ये भी आपको पता होना चाहिए, एग्जाम के अंदर पूछ लिया जाता है कई बार। क्या है ये कॉन्सेप्ट, ये इंपॉर्टेंट है, जो भी इंपॉर्टेंट है ना मेरे नोट्स के अंदर मैंने सब लिख के दे रखा है, आप देखोगे ना सारा पेपर वहीं से लगता है, ठीक है। रेम्यूनरेशन पेड एंड टू द डायरेक्टर, डायरेक्टर होता है कि कोई कंपनी में कोई डायरेक्टर है, ठीक है ना, ओके, उसको रेम्यूनरेशन का कॉन्सेप्ट है। तो ना आपको क्या चेक करना पड़ेगा कि भाई साहब वो एम्प्लॉई है, नॉट एम्प्लॉई। अगर या तो वो नॉट एम्प्लॉई है, ठीक है ना, या वो एम्प्लॉई है, मतलब या तो एज ए एम्प्लॉई काम कर रहा है वो एम्प्लॉई एम्प्लॉयर के रिलेशनशिप में, या फिर एम्प्लॉई नहीं है वो, ठीक है ना। सर्विस प्रोवाइडेड बाय इंडिपेंडेंट डायरेक्टर या डायरेक्टर जो एम्प्लॉई नहीं है, कंपनी को सर्विस दे रहे हैं, तो ये आउटसाइड द स्कोप ऑफ शेड्यूल 3 है और टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा इन द हैंड ऑफ कंपनी, यानी आरसीएम लग जाएगा, ठीक है ना, जैसे डायरेक्टर सीटिंग फीस, ठीक है ना, बोलो क्लियर है। अगर कोई भी डायरेक्टर एम्प्लॉय नहीं है कंपनी का, यानी जो सर्विस दे रहा है वो इन द कैपेसिटी, ठीक है ना, इन द कैपेसिटी ऑफ एम्प्लॉय और एम्प्लॉय रिलेशनशिप नहीं दे रहा है, एम्प्लॉयमेंट के रिलेशन में नहीं दे रहा है, तो उस केस में वो टैक्सेबल तो होगा ही, लेकिन इन द हैंड ऑफ कंपनी। सर्विस कौन दे रहा है, सर्विस प्रोवाइडर कौन है यहाँ पे, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर या डायरेक्टर है, ठीक है ना, तो सर्विस वो दे रहा है यानी सप्लायर होगा, और रिसिपेंट कौन होगा यहाँ पे, कंपनी वो सर्विस ले रही है, तो रिसिपेंट यानी आरसीएम लग जाएगा, कंपनी लायबल होगी। वहीं पर अगर एम्प्लॉय है तो क्या होगा, एम्प्लॉय है यानी कि डायरेक्टर और कंपनी का रिलेशन क्या है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशन है, तो उस केस में सैलरी माना जाएगा ये रेम्यूनरेशन, और टैक्सेबल नहीं होगा, ठीक है ना। क्या नहीं होगा, टैक्सेबल नहीं होगा। क्यों, क्योंकि भैया जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है एम्प्लॉय अपने एम्प्लॉयर को, वो इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, तो ये शेड्यूल 3 पार्ट 1 में आ जाएगा, तो टैक्सेबल ही नहीं होगा। शेड्यूल 3 आपको पता ही है क्या है, ठीक है ना। आई होप क्लियर है। अब खत्म, चैप्टर खत्म हो गया दोस्तों, एकदम शानदार चैप्टर है, ठीक है ना। अब तुरंत आपने ये चैप्टर जैसे ही रिवीजन कर लिया, जैसे मैंने आपको बताया वैसे रिवीजन करना है, ठीक है ना। पार्ट वाइज मैं बार बार बोल रहा हूं आपको, पार्ट 2 करना, उसके बाद पार्ट 3 करना। पार्ट 2 जैसे ही खत्म करो, उसके इंपॉर्टेंट चीजें लर्न कर लो, मैंने जो क्वेश्चन कराए वो कर लो, उसके बाद तुरंत कंपाइलर के सारे क्वेश्चन बना लो, पहले पार्ट 2 के ढूंढ के, फिर पार्ट 3 के कर लो। इससे ना कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा और चैप्टर टुकड़ों में हो जाएगा, बड़ा नहीं लगेगा आपको, ठीक है ना। एक साथ थोड़ा घबराहट होगी, हाँ, लेकिन ये जरूर है कि ईसीयू पढ़ो, एक साथ ही पढ़ो,
ठीक है ना। इसके अलावा कंपोजिशन लेवल पढ़ो, एक बार में पढ़ो। आरसीएम पढ़ो तो एक बार में पढ़ो, ऐसा नहीं कि उसको टुकड़ों मत कर देना, बिल्कुल ही पता लगे। ठीक है ना। चलिए आज के लिए इतना ही। शानदार चैप्टर रहा होगा, और बाकी के चैप्टर भी मैं बहुत जल्द डालने वाला हूँ। ठीक है। और क्योंकि देखो दोस्तों, मैं नोट्स बनाता हूँ खुद स्टडी मैट पढ़ पढ़ के, और मतलब एकदम बिल्कुल डिटेल में जाके, ताकि कोई भी पॉइंट छूटे ना, और मैक्सिमम एफर्ट लगाता हूँ इंपॉर्टेंट कौन सा एग्जाम के लिए, पूरा सर्च करके ऐसे करके। ठीक है। तो इसलिए टाइम लगता है थोड़ा सा, लेकिन जब चीज देता हूँ तो आपको एकदम बिल्कुल 100% देता हूँ, और ढंग की देता हूँ। ठीक है। ऐसे नहीं कि जिससे कि नुकसान हो। ठीक है। चलिए, थैंक यू। आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक जरूर करना, और दोस्तों शेयर करो यार आप लोग प्लीज। ठीक है। थोड़े सब्सक्राइबर बढ़ाओ। ठीक है। काफी वीडियो डाल चुका हूँ, है ना। और क्योंकि क्या होता है ना, एक मोटिवेशन आता है काम करने का, कि चलो यार मैं काम कर रहा हूँ, ज्यादा से ज्यादा लोग मैसेज कर रहे हैं मुझे। ठीक है। ज्यादा से ज्यादा लोग कॉल कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ रहे हैं मुझसे, तो मुझे लगता है कि यार ठीक है, मेरा किया हुआ कोई काम। ठीक है ना। अब मैं जॉब छोड़ के ये काम कर रहा हूँ, सोचो 2 जॉब करता था, एक जॉब छोड़ के ये काम कर रहा हूँ, तो एक तो मैं अपनी सैलरी खो रहा हूँ वहां से। ठीक है ना। और दूसरा क्या है ना, कि अगर मैं काम करूं और किसी को फायदा ना हो, ठीक है ना, तो मोटिवेशन नहीं आता अंदर से, एक लगता है ऐसा ऐसा सबके साथ होता है। ठीक है ना। चलिए आज के लिए इतना ही। दोस्तों कैसे हैं आप सब। चलिए शुरू करते हैं। आज आज हम चार्ज ऑफ जीएसटी चैप्टर की अमेंडमेंट करने वाले हैं। ठीक है ना। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और 2 अमेंडमेंट इसके अंदर दे रखी हैं। ये दोनों अमेंडमेंट बस अभी आपको याद हो जाएंगी, इस बात की गारंटी मेरी है। बस वीडियो को लास्ट तक देखना है, और जब रिवीजन करने का मन करे, ठीक है ना, वीडियो को फिर से देख लेना। ठीक है। पीडीएफ मैं आप लोगों के साथ टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा। सबसे पहले चार्ज ऑफ जीएसटी चैप्टर की अमेंडमेंट है। कितनी अमेंडमेंट है? 2 अमेंडमेंट है। ठीक है ना। दोनों का नाम याद कर लो। मेटल स्क्रैप, अगर मेटल स्क्रैप नाम याद नहीं रहे तो याद करने का जुगाड़ बता देता हूँ। कबाड़ी का सामान बेचने वाले लोग होते हैं ना, मेटल स्क्रैप। ठीक है ना। तो बस उससे ध्यान रख लेना। दूसरा याद कर सकते हो, रेंटिंग ऑफ एनी ई मूवेबल प्रॉपर्टी। इसको याद करने का सिंपल सा तरीका क्या है, कि भैया मैं रेंट पे रहता हूँ। ठीक है ना। तो मैं रेंट पे रहता हूँ, रेंटिंग ऑफ ई मूवेबल प्रॉपर्टी। बस ये 2 कॉन्सेप्ट हैं। तो चलिए आइए इनके बारे में बात करते हैं, दोनों अमेंडमेंट डिटेल में अभी याद करा दूंगा। तो चलिए सबसे पहला, ठीक है ना, सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझेंगे इसका। ठीक है ना। अमेंडमेंट क्या है, दोनों बातें यहाँ पे हम सीखेंगे प्रॉपर तरीके से। अमेंडमेंट, ये जो पार्ट है, सिर्फ ये जो लाइन है, सिर्फ यही अमेंडमेंट है। ठीक है ना। उसके यहाँ पे कॉन्सेप्ट भी दे रखा है। ठीक है। तो चलिए मैं एक छोटी सी बात आपको बताता हूँ, और बहुत ध्यान से आपको एकदम बिल्कुल 30 सेकंड के अंदर ये अमेंडमेंट याद करा दूंगा मैं, इस बात की गारंटी है मेरी। मेटल स्क्रैप, ठीक है ना। मेटल स्क्रैप, कबाड़ी का काम करने वाले जो लोग होते हैं, बस एक दिमाग में लेके आओ कि आपके आसपास कोई कबाड़ी वाले की दुकान है। ठीक है ना। दिमाग में लेके आओ कि एक कबाड़ी वाला है, ठीक है ना, उसकी दुकान है आपके घर के पास। अभी चलो मैं अपना एग्जाम्पल लेता हूँ। मेरे घर के पास 2 गली छोड़ के मान लेते हैं कबाड़ी वाले की दुकान है। ठीक है ना। कबाड़ी वाला बंदा है। ठीक है। अब क्या हुआ, मैं उसके पास गया। ठीक है ना। और मैं उसके पास गया, और मैंने उसको बोला, क्या बोला, कि भाई एक काम करो। मैंने उससे 2-4 चीजें खरीदी, मान लो कबाड़ी वाले के पास। ठीक है ना। वो लोग बेचते हैं ना, तो मैंने 2-4 चीजें खरीदी। अब जो कबाड़ी वाला भैया है, यानी कि वो हो गया सप्लायर, गुड सप्लाई कर रहा है। ठीक है ना। तो वो अनरजिस्टर्ड है, उसने रजिस्ट्रेशन नहीं ले रखा। ठीक है ना। लेकिन मैंने रजिस्ट्रेशन ले रखा है। मैं कौन हूँ? रिसिपिएंट। तो कबाड़ी वाला जो भैया है वो अनरजिस्टर्ड है, लेकिन मैं रजिस्टर्ड हूँ। ठीक है ना। तो गवर्नमेंट क्या कह रही है, भैया तुम रजिस्टर्ड हो, एक काम करो, तुम जरा टैक्स दे दो। ठीक है ना। जीएसटी दे दो, आरसीएम अप्लाई हो जाएगा यहाँ पे। बस इतनी सी बात है, और कुछ भी इसके अंदर नहीं है। ठीक है ना। आई होप क्लियर है। ठीक है ना। मैं कबाड़ी वाले के पास गया। ठीक है ना। वो हो गया सप्लायर। ठीक है ना। मैं हो गया रिसिपिएंट। ठीक है ना। वो अनरजिस्टर्ड है, मैं रजिस्टर्ड हूं। जो रजिस्टर्ड है वो टैक्स देगा, यानी रिसिपिएंट जो है वो टैक्स दे रहा है, यानी मैं टैक्स दे रहा हूं, यानी आरसीएम अप्लाई हो रहा है। बात खत्म। बोलो क्लियर है। ये तो है अमेंडमेंट। अब इसका कॉन्सेप्ट मैं आपको दिखाता हूँ, पूरा कॉन्सेप्ट इसका समझाता हूँ, और मजे आएंगे। ठीक है ना। आपको एकदम मतलब ऐसा लगेगा कि भाई मजा आ गया। तो ये थोड़ा छोटा कर लेते हैं शीट को, ताकि पूरी शीट एक बार में दिखे। अब हम ना इसका कॉन्सेप्ट देखते हैं। कॉन्सेप्ट मतलब इसकी पूरी डिटेल में हम ढंग से नॉलेज लेते हैं। ठीक है ना। अमेंडमेंट मैंने आपको कहा दिया, आप चाहो तो बिल्कुल मतलब छोड़ दो इसको, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपने ये कॉन्सेप्ट एक बार पकड़ा ना, तो मतलब दिमाग खुल जाएगा एकदम। बस ध्यान से आपको बस सुनना है। ठीक है ना। अब क्या होता है, ठीक है ना, हम बात कर रहे हैं जीएसटी किसके ऊपर? मेटल स्क्रैप के ऊपर, है ना। ठीक है। अब वही वाली बात जैसे कि मैं बता रहा था। ठीक है ना। मेरे घर के पास एक कबाड़ी वाला भैया है। ठीक है ना। और ये मेरी बात करेंगे, वो हो गया सप्लायर। ठीक है ना। और मैं यहाँ पे हो गया रिसीवर, यानी रिसिपिएंट। बोलो क्लियर है। इतनी बात तो क्लियर होगी, बिल्कुल ठीक है।
अब यहाँ पे जब हम जीएसटी की बात करते हैं मेटल स्क्रैप के ऊपर, तो उसमें सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा जो सप्लायर है वो, ठीक है ना, वो रजिस्टर्ड है या नहीं है। सप्लायर का मतलब है जो कबाड़ी वाला भैया है मेरे घर के पास, क्या या तो वो रजिस्टर्ड है या वो अनरजिस्टर्ड है। अगर वो रजिस्टर्ड है तो फिर मेरे को देखो कि मतलब यानी कि मैं रजिस्टर्ड हूं या फिर मैं भी अनरजिस्टर्ड हूं। अगर सप्लायर यानी कबाड़ी वाला भैया रजिस्टर्ड है और मैं भी रजिस्टर्ड हूं तो भी टैक्स वही देगा, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म मिल जाएगा, ठीक है ना। अगर वो भी रजिस्टर्ड है, ठीक है ना, और मैं अनरजिस्टर्ड हूं, फिर तो डेफिनेटली वही पे करेगा टैक्स, यानी कि जीएसटी लगेगा जो वही पे करेगा। ठीक है ना, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म, ठीक है ना, लग जाएगा। बोलो क्लियर है? इतना सा बात तो नॉर्मल सी बात है। अब दूसरा बात, ठीक है ना, अब मान लो जो कबाड़ी वाला भैया है, जो सप्लायर है, वो अनरजिस्टर्ड है, ठीक है ना, और मैं भी अनरजिस्टर्ड हूं, मैंने कोई रजिस्ट्रेशन नहीं ले रखा, मैं भी अनरजिस्टर्ड हूं, तो फिर टैक्स लगने का मतलब ही नहीं होता है, एग्जम्प्ट, बात खत्म। अब कबाड़ी वाला भैया अनरजिस्टर्ड है पर मैं रजिस्टर्ड हूं, तो गवर्नमेंट कह रही है भैया टैक्स दो आप आरसीएम के अंदर, मेरे को बोल रही है, ठीक है ना, मेरे को टैक्स देना पड़ेगा आरसीएम के अंदर, जीएसटी पे करना पड़ेगा। यही अमेंडमेंट थी जो हमने ऊपर पढ़ी है। बस इसके अंदर एक बात और ध्यान रखना, क्या, ठीक है ना, कि जो अनरजिस्टर्ड है अभी के लिए, कबाड़ी वाला भैया जो है अभी के लिए अनरजिस्टर्ड है, लेकिन उसे जैसे ही उसका थ्रेशोल्ड एक्सीड हो जाएगा, जो उसकी लिमिट है, उसे रजिस्ट्रेशन जरूर लेना पड़ेगा, ठीक है ना। बोलो क्लियर है? ठीक है, हो गया याद? एक बार फिर से सुन लो, अभी याद हो जाएगा, कोई दिक्कत है ही नहीं, है ना। चलो अब आ जाते हैं आगे, दूसरी अमेंडमेंट की बात करते हैं। और दूसरी अमेंडमेंट अभी ये भी याद हो जाएगी आपको पूरी की पूरी, अभी आपको हो गई, अरे ये भी याद हो गई बिल्कुल, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले अमेंडमेंट क्या है मैं उसकी बात कर लेता हूं, बस सिंपल सा, आपको मतलब एकदम से अभी 30 सेकंड के अंदर याद हो जाएगा। दो ही अमेंडमेंट है, ठीक है ना। फिर इसका डिटेल कॉन्सेप्ट क्या है मैं उसकी भी बात करूंगा। पहले एक बार अमेंडमेंट में आपको दिखा दूं। अमेंडमेंट यही है, इस पेज पे जो लिख रखी है ना, यही है। तो यहां पे क्या कहता है, सर्विसेज बाय वे ऑफ रेंटिंग ऑफ एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन रेजिडेंशियल ड्वेलिंग, ठीक है ना। अदर देन रेजिडेंशियल ड्वेलिंग का मतलब क्या होता है, देखो या तो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी होती है या कॉमर्शियल प्रॉपर्टी होती है। अदर देन रेजिडेंशियल बोल रहा है तो इसका मतलब है ये अमेंडमेंट जो है ये कॉमर्शियल प्रॉपर्टी के ऊपर है। यहां पे कॉमर्शियल प्रॉपर्टी की बात हो रही है, ठीक है ना। एक व्यक्ति है, मैं वहां पे रेंट पे रहता हूं, मान लो एग्जाम्पल ले लो, मतलब ऐसे ही, ठीक है ना। कोई एक व्यक्ति है, मैं उसके वहां पे रेंट पे रहता हूं, मतलब उसने मुझे रेंट पे इमूवेबल प्रॉपर्टी दी है, ठीक है ना। लेकिन जो इमूवेबल प्रॉपर्टी दी है ना, वो अदर देन रेजिडेंशियल ड्वेलिंग है, मतलब वो रेजिडेंशियल के लिए नहीं है, कॉमर्शियल प्रॉपर्टी है। वो क्या है, वो कॉमर्शियल प्रॉपर्टी है। और जो देने वाला व्यक्ति है, जो सप्लायर है ना, वो अनरजिस्टर्ड है, सप्लायर अनरजिस्टर्ड है, ठीक है। यानी जिसने मुझे रेंट पे प्रॉपर्टी दी है वो कॉमर्शियल प्रॉपर्टी है। मान लो कोई दुकान है, ठीक है ना, कोई दुकान है, कॉमर्शियल प्रॉपर्टी है ना। तो जो दुकान का मालिक है, ठीक है ना, वो अनरजिस्टर्ड है, सप्लायर अनरजिस्टर्ड है, वो मुझे अपनी दुकान, ठीक है ना, क्या कर रहा है, ठीक है ना, दुकान तो क्या होगी, कॉमर्शियल प्रॉपर्टी, वो मुझे रेंट पे दे रहा है। लेकिन मैं जो है रजिस्टर्ड हूं, ठीक है ना, मैं रिसिपिएंट हूं, मैं रजिस्टर्ड हूं। तो गवर्नमेंट करिए लाओ भाई आरसीएम लगेगा, आरसीएम में टैक्स पे करो, ठीक है ना। तो यहाँ पे आरसीएम लग जाएगा, ठीक है ना। आई होप क्लियर है, बस इतना सा अमेंडमेंट है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, ठीक है। नॉर्मल सी बात है इसमें, भैया वो अनरजिस्टर्ड है, मैं रजिस्टर्ड हूं, तो गवर्नमेंट कह रही तुम रजिस्टर्ड हो, लाओ तुम टैक्स दे दो, ठीक है ना, जीएसटी भर दो, ठीक है ना। लेकिन ये कॉमर्शियल प्रॉपर्टी की बात हो रही है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, बस खत्म। अब इसका कॉन्सेप्ट क्या है, अगर कॉन्सेप्ट समझना तो चलिए कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं इसका डिटेल में। इतने मजे आएंगे, मतलब कॉन्सेप्ट आपको लगेगा कि अरे यार क्या ही कॉन्सेप्ट है, बस मतलब, ठीक है ना। चलिए इसकी कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। मैंने पूरा पेज एक बार थोड़ा सा यहाँ पे खोल लिया, ठीक है, पूरा पेज निकाल लिया है। अब देखना इसका कॉन्सेप्ट कितना मजेदार है, आपको लगेगा कि कुछ भी नहीं है, मतलब, ठीक है ना, एकदम बिल्कुल बस आपको लगेगा कुछ भी नहीं है। पहले बात करते हैं प्रॉपर्टी की। देखो दोस्तों, प्रॉपर्टी दो तरीके की होगी, या तो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी होगी या कॉमर्शियल प्रॉपर्टी होगी। तो पहले बात करेंगे हम रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी की। रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के मामले में हमें सप्लायर देखना ही नहीं है, सप्लायर कोई भी हो, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें तो ये देखना है सप्लायर कोई भी हो, ठीक है ना, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे ये देखना है कि ब्रो यानी कि मैं, ठीक है ना, मैं क्या हूं, या तो मैं अनरजिस्टर्ड हूं, ठीक है ना, या मैं, ठीक है ना, रजिस्टर्ड हूं। मेरी बात करनी है यहाँ पे। सप्लायर कोई भी हो सकता है, सप्लायर से कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी जो प्रॉपर्टी व्यक्ति रेंट पे दे रहा है वो कोई भी हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे बात मेरी हो रही है, मेरे को चेक करना पड़ेगा, ठीक है ना, यानी मैं कौन हूं, ठीक है, रेंट पे लेने वाला, प्रॉपर्टी रेंट पे लेने वाला, है ना। या तो मैं अनरजिस्टर्ड हूं, ठीक है ना, या फिर मैं रजिस्टर्ड हूं। मान लो एक व्यक्ति है, ठीक है ना, अब उसका घर मैंने किराए पे लिया,
है ना। एक व्यक्ति है, उसका घर मैंने किराए पे लिया, ठीक है ना, अपने रहने के लिए, खुद के रहने के लिए, परिवार के रहने के लिए, यानी पर्सनल यूज के लिए, है ना, और मैं अनरजिस्टर्ड हूँ, ठीक है। देने वाला कोई भी हो सकता है, सप्लायर कोई भी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो कोई जीएसटी यहाँ पे नहीं लगेगी। बोलो क्लियर है, ठीक है। आगे चलते हैं। अगर मैं बिजनेस पर्पस के लिए रहा हूँ, बिजनेस यूज के लिए ले रहा हूँ, समझ रहे हो, मान लो मैंने एक दुकान खोल रखी है, मैं साड़ी वाड़ी बेचता हूँ, साड़ी की दुकान खोल रखी है, ठीक है ना, मेरे पास 1-2 एम्प्लॉय काम करते हैं, उनके लिए ले लिया मैंने, एम्प्लॉय को रहने के लिए ले लिया, बिजनेस यूज के लिए ले लिया, तो भी कोई जीएसटी नहीं लगेगी। मैं अनरजिस्टर्ड हूँ, अगर मैं अनरजिस्टर्ड हूँ, ठीक है ना, तो अगर मैं अनरजिस्टर्ड हूं और मैं कोई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी रहने के लिए ले रहा हूं, खुद के लिए ले रहा हूं, तो भी कोई जीएसटी नहीं लगेगी। अपने परिवार के लिए ले रहा हूं, कोई जीएसटी नहीं लगेगी, यानी पर्सनल यूज के लिए ले रहा हूं, या बिजनेस यूज के लिए ले रहा हूं, अपने एम्प्लॉय वगैरह का रहने के लिए ले रहा हूं, डायरेक्टर के रहने के लिए ले रहा हूं, ठीक है ना, तो भी कोई जीएसटी नहीं लगेगी। लेकिन कंडीशन क्या है, सप्लायर कोई भी हो, मैं अनरजिस्टर्ड हूं। अगर मैं रजिस्टर्ड हूं तो क्या होगा, अगर मैं रजिस्टर्ड हूं और पर्सनल यूज के लिए ले रहा हूं, ठीक है ना, अपने रहने के लिए, घर वालों के रहने के लिए, तो जीएसटी नहीं है। लेकिन अगर मैं रजिस्टर्ड हूं और बिजनेस यूज के लिए ले रहा हूं, एम्प्लॉय वगैरह, डायरेक्टर वगैरह के ठहरने के लिए ले रहा हूं, तो आरसीएम लग जाएगा, ठीक है ना, तो आरसीएम लग जाएगा। आई होप क्लियर है। ये तो थी बात रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी की। इसी तरीके से हम बात करेंगे दोस्तों कॉमर्शियल प्रॉपर्टी की। अब हम बात करते हैं यहाँ पे कॉमर्शियल प्रॉपर्टी की। अब कॉमर्शियल प्रॉपर्टी में, वहां पे मैंने आपको क्या बताया था, वहां पे क्या देखना है, वहां पे सप्लायर तो देखना ही नहीं था, सप्लायर कोई भी, कोई फर्क नहीं पड़ता। वहां पे देख रहे थे रिसिपिएंट कौन है, यानी रिसीवर कौन है, यानी मैं कौन हूं, या तो मैं अनरजिस्टर्ड या मैं रजिस्टर्ड। और यहाँ पे क्या देखना है, कॉमर्शियल प्रॉपर्टी के मामले में सप्लायर पे फोकस करना है कि सप्लायर कौन है। सप्लायर या तो गवर्नमेंट होगी दोस्तों, ठीक है ना, या गवर्नमेंट के अलावा कोई भी हो सकता है, ठीक है ना, या तो गवर्नमेंट होगी या गवर्नमेंट के अलावा कोई भी होगी, ठीक है ना। अगर गवर्नमेंट को छोड़कर कोई भी सप्लायर है, ठीक है, यानी कि प्रॉपर्टी जो कॉमर्शियल प्रॉपर्टी रेंट पे दे रहा है, यानी सप्लायर है, वो गवर्नमेंट के छोड़कर कोई भी है, ठीक है ना। अब या तो वो रजिस्टर्ड होगा या फिर वो अनरजिस्टर्ड होगा। अगर वो रजिस्टर्ड है तो फिर फॉरवर्ड चार्ज में टैक्स लगेगा, है ना, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म लग जाएगा। मेरे को फर्क नहीं पड़ेगा, मैं रजिस्टर्ड भी हो सकता हूं, अनरजिस्टर्ड, इस बात से मैटर ही नहीं करेगा, ठीक है। अगर वो सप्लायर जो प्रॉपर्टी दे रहा है रेंट पे, अगर वो अनरजिस्टर्ड है, तो फिर ये देखा जाएगा कि मैं रजिस्टर्ड हूं या अनरजिस्टर्ड। अगर मैं रजिस्टर्ड हूं तो आरसीएम में मैं टैक्स भरूंगा, अगर मैं अनरजिस्टर्ड हूं तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो भी अनरजिस्टर्ड, मैं भी अनरजिस्टर्ड, तो एग्जेम्प्ट, कोई टैक्स नहीं लगेगा, कोई जीएसटी नहीं, ठीक है ना। लेकिन अगर गवर्नमेंट है सप्लायर, ठीक है ना, तो फिर चेक करना पड़ेगा कि भैया मैं कौन हूं, मतलब रिसीवर, ठीक है, यानी मैं या तो रजिस्टर्ड हो सकता हूं या अनरजिस्टर्ड, ठीक है ना। अगर मैं रजिस्टर्ड हूं तो गवर्नमेंट कहेगी भैया तुम ही टैक्स दो, आरसीएम लगेगा, ठीक है ना। और अगर मैं रजिस्टर्ड हूं तो फिर फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म के अंदर गवर्नमेंट को ही टैक्स पे करना पड़ेगा। बोलो क्लियर है, ठीक है ना, फिर एफसीएम लग जाएगा। बोलो क्लियर है, एकदम बिल्कुल बच्चों वाली चीज लगी होगी, लगा हुआ कि यार कुछ भी नहीं था एकदम, है ना, ठीक है ना। दिमाग में एकदम बिल्कुल इमेजिनरी फिगर डाल दे रहा, ठीक है, दिमाग में एकदम इमेजिनरी ऐसे सोचना कि अरे यार मैंने कोई घर किराए पे लिया है, या मैंने कोई प्रॉपर्टी किराए पे ली है, कॉमर्शियल प्रॉपर्टी लिया, रेजिडेंशियल लिया है, मेटल्स का कुछ है ही नहीं, ठीक है ना। कोई अभी लगा नहीं होगा आपको कि मतलब ऐसी कोई अमेंडमेंट है। अगर मजे आए हैं तो वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है ना। लाइक के साथ साथ एक काम जरूर कर देना दोस्तों, सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं, बहुत कम सब्सक्राइबर हैं, जबकि इतने बेस्ट वीडियो मैंने बना रखे हैं, ठीक है, इतने मतलब शानदार वीडियो मैं बना रहा हूँ, तो सब्सक्राइबर बढ़ा दो एक बार जल्दी सी, ठीक है ना, और ताकि अपने जितने भी दोस्त हैं, ठीक है ना, उन सबके साथ शेयर कर लो। चैप्टर वाइज अमेंडमेंट दे रहा हूँ मैं, ठीक है ना, कोशिश करूंगा जल्दी से जल्दी सारी अमेंडमेंट डाल दूं, फिर एक पूरा का पूरा, ठीक है ना, एक वीडियो बना दूंगा, अगर आप चाहो तो उसको देख सकते हो। चैप्टर वाइज वीडियो क्यों बना रहा हूं मैं, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं ना मेरे पास मैसेज करते हैं जो जॉब करते हैं, ठीक है ना, बहुत सारे लोग जॉब करते हैं, वो क्या करते हैं कि टाइम नहीं मिलता हमें, तो टाइम नहीं मिलता तो फ़ोन तो है ही अपना, है ना, तो मेट्रो में जा रहे हैं, मान लो 1 घंटे का ट्रैवल है, 1 घंटे के अंदर, ठीक है ना, आप 10-10 मिनट के, 15-15 मिनट के, अगर चैप्टर के अंदर ज़्यादा अमेंडमेंट्स हैं, कई चैप्टर ऐसे जिनके अंदर बहुत ज़्यादा अमेंडमेंट है, तो थोड़ा ऑब्वियस सी बात है, आधा घंटा 1 घंटा लग जाएगा, तो आप एक एक चैप्टर करके अपना अमेंडमेंट निकालते जाओ, ठीक है। जाते टाइम एक बार देख लो, आते टाइम एक बार देख लो, याद हो जाएगा तुरंत, कोई दिक्कत नहीं है, गारंटी है, ठीक है ना। बस वीडियो को लाइक कर देना, है ना। चलिए, थैंक यू।